मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंस भी मेरा सब ठीक ठाक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे 4-5 मिस्टेक बताता हूँ पहले। मिस्टेक नंबर 1, बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। जैसे पॉलिटी का नंबर बताइए कितना है पीटी में? पॉलिटी का वेटेज कितना है पीटी में? 150 में कितने नंबर? 10 नंबर। मैथ 10 नंबर। और दोनों 10 नंबर का औकात रखता है। दोनों का एक एक सवाल एक एक नंबर का ही है। कितना मैथ पढ़ते हो आप? ना के बराबर। 6 महीने पीटी पढ़ते हैं हम लोग, खाली पॉलिटी पढ़ते हैं। पहला बात, सब्जेक्ट वाइज मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको माइंड मेकअप करा दे रहा हूँ कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो और आपको आगे जाके इसका क्या नुकसान होगा। पहला तो ये। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है स्टेट पीसीएस में कि हमको नंबर से बहुत प्यार है। नंबर से प्यार क्योंकि वो मुझे आगे लेके जाएगा। आप नहीं जा पा रहे हो, आपका नंबर नहीं आ रहा, नंबर अभी 85 रहता तो एनर्जी लेवल टॉप रहता और बॉडी बैठने का लैंग्वेज भी चेंज हो जाता, दिनचर्या भी ठीक रहता, सुबह उठते पढ़ते, मटेरियल लाते, करंट कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, ये होता। अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मन भी नहीं कर रहा है। पहले बात तो ये, क्योंकि हमको सब्जेक्ट से प्यार होगा, हम एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और अच्छा लगता है। तो जब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ना, तो उसमें 2 बच्चा मेरा बहुत अच्छा आंसर दिया था कि सर जब हम लोग पॉलिटी इतना पसंद क्यों करते हैं बच्चे और हिस्ट्री, उनको ना हावी होने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गवर्नर का कुछ पूछा, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तुमने आंसर दिया और उस आंसर को किसी ने काट दिया, नहीं सर गवर्नर का इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में ऐसे ऐसे करके वो ऐसे होगा, तो वहां पे उसको लगेगा कि ज्यादा आ रहा है। पर भाई तुम ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी में क्या ला सकते हो? 10 नंबर। अब वो कितना भी उसका एवरेज पॉलिटी होगा तुमसे अच्छा नहीं होगा, 7 नंबर वो भी लाएगा। तो जब हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है हम दिन भर वही पढ़ते हैं और ये आपको लेके डूब जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। 10 नंबर मैथ दे रहा है, 10 आधा घंटा रोज मैथ बनाऊंगा जिसमें पढ़ने और आर्टिकल याद वाद करने का कुछ झमेला नहीं, रीजनिंग बनाना है, रिलेशन बनाना, 10 में 10 आएंगे मेरे। बहुत टफ पेपर आएगा तो 9 नंबर आएगा और हम लेके बैठे रहते वो पॉलिटी। पहला तो ये। दूसरा, बिहार के हम लोग हैं और बिहार का जो जीके है वो हमारा अगर वीक है तो हमको तो एग्जाम ही नहीं देना चाहिए। हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि जो नदी वो किस किस राज्य में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से कैसे से गुजर जा रही है। अब बिहार का इतिहास भी बहुत छोटा है, ना ज्यादा राजा हुए ना ज्यादा इसमें वंश आया कि हमें बहुत ज्यादा। अब तुम्हें राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ जाए ना, राजस्थान में तो तुम पागल हो जाओगे इसका स्टेट निकालने में। राजस्थान का 56, मान लीजिए 26 को डिस्ट्रिक्ट है तो 26 राजा थे, 26 को अलग अलग राजपूत, अलग अलग राजपूत की अलग अलग कृति, अलग अलग मूर्ति, अलग अलग बिल्डिंग। हमारा तो इतना समृद्ध नहीं है, खाली एक मोर है, मोर बढ़िया से पढ़िए। अगर आपका बिहार स्पेशल में भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो आपका ये भी बहुत कमजोर है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बता देता हूँ। 72 आपको देना ही है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात, चलो इसमें लिख देता हूँ फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा, जूम होता है कि नहीं है क्या? जूम करना पड़ता है ना? एक सेकंड। अच्छा ओके, ठीक। देखो, मैं मेरा जो फॉर्मेट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं चीजों को 2 हिस्सों में बांट करते थे। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैं कभी भी पढ़ूं, नींद में भी पढ़ूं ना तो मुझे बोरियत ना लगे और मुझे पढ़ने में मजा आए, हम उसको यहाँ लिखते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न अच्छा है तो मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत वाहियात लगता है एंशिएंट और मेडावल पढ़ने में, एंशिएंट इधर मेडावल उधर। ज्योग्राफी पढ़ना, बिहार का ज्योग्राफी बहुत सिंपल, 2 दिन में ज्योग्राफी तुम पढ़ के 100 में 100 नंबर ला सकते हो, इतना सिंपल। तो बिहार ज्योग्राफी मेरा इधर। इंडिया का ज्योग्राफी ठीक है इधर रखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, 2 सवाल आएगा, 2 सवाल आएगा, नहीं बनाएंगे। अब पढ़ेंगे भी वही, अगर किसी ने जैसे रेड सी में मार एकदम युद्ध चल रहा है तो रेड सी पढ़ लिए, रेड सी के आसपास की कंट्री कौन है, उसका कैपिटल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हाईएस्ट पिक क्या है, उसके पास कोई अच्छा सा चीज है कि नहीं है, उसके पास गोल्ड का रिजर्व है कि नहीं है, उसके पास हीरे का रिजर्व है कि नहीं, ऐसा पढ़ ले। मतलब क्यों? क्योंकि करंट अफेयर की बात। तो हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट फेवरेट और ये है नॉन फेवरेट। फिर इसका हम पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू देखेंगे कि 150 में से ये मुझे कितना नंबर दे सकता है। तो अगर मान लीजिए ये मुझे दे रहा है 70 से 80 नंबर,
और इस 70 से 80 नंबर में आपको पढ़ना भी पसंद है, 70-80 नंबर ये सब्जेक्ट दे रहा है, तो कोशिश कीजिए यहाँ से आपका पीटी में कितना नंबर आए ही आए एट एनी हाउ, 60 नंबर, क्योंकि आपके बेहतर सब्जेक्ट है, इस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, इस पर नंबर लाया जा सकता है, तो इस पे मेहनत सर ज्यादा कीजिए। और ये पढ़ना भी है, पर कंपेरेटिवली इसकी तुलना में इसकी थोड़ा मेहनत कम भी रहे तो काम चलेगा। इसको कितना भी पढ़ रहे, इसमें थोड़ा सा भी पेपर टफ हो गया ना तो तुम इसको कर ही नहीं पाओगे। तो जब यहाँ पे स्कोर होने के कोई ज्यादा गारंटी दे ही नहीं रहा, तो हम इसमें समय थोड़ा क्या कर दें, कम कर। ये स्ट्रेटेजी बनाए बिना अगर हम पढ़े जा रहे हैं सर, तो 72 में भी आपको यही झेलना पड़ेगा, 2 नंबर 4 नंबर से रह गया। जैसे मैं आपको ऐसा बताता हूँ, जैसे बायो टफ होता है, छोड़ दो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी वोग्राफी सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इकोनॉमिक्स में भी केवल क्या पढ़ के जाओ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसका नंबर जोड़ो, केमिस्ट्री 10 नंबर, फिजिक्स 10 नंबर, मैथ 10 नंबर, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 सवाल, बिहार स्पेशल से 25 सवाल, और इसके बाद जोड़ो कि ये कितना इजी नंबर है। जहां तुक्का भी मारेंगे तो चांस रहेगा कि मेरे आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। तो यहाँ पे तुम रिस्क लो ना भी जितना लेना है, और यहाँ पे मेहनत करो ज्यादा, और इनमें मेहनत करो जितना इनका औकात है। 5 नंबर दे रहे तो 5 नंबर के हिसाब से पढ़ो, उसमें तुम दिल लगा के बैठ नहीं जाना है। अब ये स्ट्रेटेजी से अगर आपने सब्जेक्ट को डिवाइड नहीं किया तो दिक्कत आपको 72 में सेम आएगी, ये तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, घटना चक्र सब बच्चा बनाता है, और सजेशन मैं आपको देता हूं, इसका पेपर बनाइए। यूपीएससी सीडीएस का, यूपीएससी का पेपर नहीं, यूपीएससी 2 एग्जाम लेती है, सीडीएस और एनडीए, सीडीएस और एनडीए। इसमें इंग्लिश और मैथ छोड़ दीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का 30 सवाल हर साल आता है। हाल में 2 बार पेपर होते हैं। कितने बार पेपर होते हैं, 2 बार। 10 साल का पेपर बनाएंगे, कितने साल का पेपर हो गया, 20 साल का। 20 साल में 30 सवाल होंगे साइंस के, तो 20 इंटू 30 कर लो, 600 सवाल। 600 सवाल नहीं, 600 सवाल का कॉन्सेप्ट मानिए, एक सवाल एक कॉन्सेप्ट। पहले घटना चक्र करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। ऐसे पढ़ो सर, पीटी नहीं रुकेगा। किसी किताब से पढ़ो, टॉपिक पे क्या होनी चाहिए, पकड़, और उसी से प्रेम करो जो आपको नंबर दिलाए। कम समय, अब हम हर दिन आधा घंटा पढ़ रहे हैं और मेरा 10 नंबर फिक्स है, क्यों, मेरा रीजनिंग मैथ में 10 में 10 ही आएगा, और हमसे नहीं बना तो बहुत बच्चा से नहीं बनेगा। इस लेवल का तैयारी है तो आपका पीटी नहीं रुकेगा। जहां आप लोग फर्स्ट स्टेप में रुक जाते हो और फिर आपको मेंस पढ़ने का भी मन नहीं करता, और फिर फाइनली आपको दिक्कत आती है। अब मेन चीज जानते हो मुझे जो लगता है वो ये है कि मोरल बहुत डाउन होता है, रीजन कि आपके समय बहुत बर्बाद हो जाता है। चलिए, और इसमें बीच बीच में कोई जरूरत पड़े तो पूछ लेना, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ पहले। देखिए, साइंस टेक सब्जेक्ट जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग का मीडियम क्या है, आपका मीडियम हिंदी, दोनों हिंदी और आपका इंग्लिश, ठीक है, मिक्स पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। किस सेक्शन में आता है, किस सेक्शन में, GS1 GS2, GS2 पार्ट 3, वेरी गुड। देखिए, मैं आपको सब पता होगा फिर भी मैं बता दूं, GS1 में 300 नंबर का क्वेश्चन है, GS2 में भी 300 का है, और आपका एक पेपर होगा निबंध, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए से, वो भी कितने का होगा, 300 नंबर का। इस 300 नंबर में अगर आप मेरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कितना स्कोर कर पाओगे, सोच के बताइए। 72। 70 का पेपर देखा था, 70 में साइंस टेक से कितना सवाल आया था, शॉर्ट में 6, इस बार 6, लॉन्ग में, देखो आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ऐसे का बता दूं पहले, क्यों बताना जरूरी है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे 3 हिस्से में है, 1 2 3। यहाँ बिहार की लोकोक्तियां और कुछ मुहावरे आते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक आता है।
ये फिक्स रखिएगा, लिख लीजिएगा, या जब से एसी चालू हो तब से पेपर पढ़ लीजिएगा। इसमें इसमें या इसमें एक ऐसा फिक्स जरूर हो, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, एक तो होना ही होना है। किसका सवाल होगा? साइंस एंड टेक का। तो एक सवाल अगर साइंस एंड टेक का है तो कितना नंबर? 100 नंबर फर्स्ट। दूसरा, जीएस2 का जो पार्ट है थर्ड, जीएस2 का पार्ट है क्या? थर्ड। इसमें 2 सवाल आएंगे 36-36 नंबर के, मतलब कितने सवाल आएंगे? 72। तो 100 नंबर वो और 72 नंबर ये, ठीक। पर 70 बीपीएससी जो दिया था अभी जिसने, ठीक है, उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसमें सोलर एनर्जी पूछ दिया। सोलर एनर्जी भी तो आपका साइंस एंड टेक का था, तो 70 बीपीएससी में ये आया था कितने नंबर का? तो अगर हम और आईटी सेक्टर और विकास, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और किसी राज्य किसी देश का विकास, ये कैसे आपस में संबंध रखते हैं, उस पर आया था क्या? ए से। तो 100 नंबर का ऐसे आ गया, 72 नंबर का साइंस टेक का सिलेबस ही है, और एक हमारा 38 नंबर का आपका ज्योग्राफी में पेपर आ गया। तो जोड़ दिया जाए थोड़ा, 10 का 0 एक हाथ में, 10 1 11 1 11 1। तो हमें लगता है कि साइंस टेक क्या है, 72 नंबर का पेपर है। नहीं सर, आप इसको ढंग से पढ़िएगा तो लगभग 200 नंबर का पेपर है। अब प्लस साइंस टेक में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगा। प्रीलिम्स में भी बहुत सारी चीजें पूछ दी जाती है साइंस एंड टेक का। पहले बात तो ये क्लियर कट है। इसमें ना दो दो चार चीजें क्या अच्छी है कि इसमें जो भी पढ़ोगे उसमें लगभग आपको आसपास चीजें दिखेंगी। मैं आज तो अगर आपको 5G पढ़ाता हूँ तो 5G यूज करते हो, सोलर पढ़ाऊंगा तो सोलर के प्लेट कैसे होते हैं, सोलर लगता कैसे, उसमें धूल बैठता है, क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत नहीं आती, इतना टर्म्स हार्ड आते हैं। इसका तो ये एक डिमेरिट है, हर चीज में तो प्लस माइनस तो होगा नहीं। बायोलॉजी सबसे हार्ड क्यों लगती है? सिर्फ टर्म्स के कारण, नहीं तो उसमें है कुछ नहीं। हो जाता है क्योंकि नहीं, बेसिकली आप ये समझिए ना, इसलिए हो जाता है कि आपने उसको बहुत बार पढ़ रखा है और आप इसको पढ़ने से पहले ही बोल रहे हो कि टर्म हार्ड है, ये तो होगा ही। अच्छा, इसमें टर्म हार्ड है तो मेंस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। जो चीज आप नहीं चेंज कर सकते ना सर, उसमें कभी भी बहस मत कीजिएगा, कभी भी उसमें ऊर्जा मत दीजिएगा, ये आपको देना ही पेपर है। टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लिख सकते तो प्रौद्योगिकी लिखिए, और हिंदी में टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा। इस पेपर का एडवांटेज क्या है कि अगर आपको साइंस नहीं लिखने आता, साइंस का विज्ञान नहीं लिखने आता, हिंदी में भूल गए, साइंस लिख दीजिए हिंदी में, तो भी आपका वो आंसर कोई नहीं काटेगा। इतना एडवांटेज आपके पास है। आप इसका प्योर अनुवाद नहीं कर सकते, जैसे सौर ऊर्जा होता है, आप सोलर एनर्जी लिखो, ये लिखोगे कोई नहीं काटेगा। जनरली ऐसे लिखा जाता है इसका, कभी ये लिखो कभी ये लिखो, तो भी आपके आंसर को कोई काट नहीं सकता। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं, हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अनुवाद के पीछे मत भागिएगा, नहीं तो कुछ अनुवाद इतना जब प्योर हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसका शब्द आपकी मीनिंग को ही बदल देगा। ठीक है, पहली बात तो ये लगभग 200 नंबर का है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं पूरे टॉपिक को चैप्टर वाइज बांट दिया हूँ, ये पीडीएफ आपके पास होगा, पर अभी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे फेवरेट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में अगर देखा जाए, देखो ध्यान से, बताओ तो किन किन चीजों से बिजली उत्पादन हो सकती है? आप लोग तो मुझे बोलो तो सही रहेगा क्लास में, बोलिए किससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा से। चलो मैं लिखते चलता हूँ, सोलर से, थर्मल, थर्मल में बहुत सारा आता है पर सबसे फेमस क्या है? कोयला, विंड मिल से कर सकते हैं, पवन चक्की, जल विद्युत, हाँ जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जल विद्युत, ठीक है। न्यूक्लियर, यूरेनियम सबसे फेवरेट, यूरेनियम। और कुछ इंडिया में सोच कर, बिहार में तो कुछ भी नहीं है, बिहार में तो 2 ही चीजें, 2 या 3 है, इंडिया में तो बहुत सारा है। तरंग मतलब, हाँ ज्वार भाटी, ज्वार भाटी, तरंग नहीं बोलते हैं, ज्वारी है। इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? टाइडल। और जियो थर्मल होता है, जियो थर्मल जिसको बोलते हैं, बोलता है। ये पूरा सिलेबस इसमें पढ़ना है, पर मुझे बीपीएससी देना है, तो बीपीएससी में ये ध्यान रखना है हमें इस बात का कि बिहार अगर कोई सवाल एनर्जी पे पूछे तो जो बिहार के पास है ही नहीं, वो उस पर क्यों दिमाग लगाएगा?
इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि सोलर बिहार में है, पूछा जा सकता है, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम पढ़ेंगे वो डिटेल में। कोयला बिहार में है, पढ़ेंगे। विंड मिल है, जानते कैसे काम करता है, हम इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम हर चीज पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जल विद्युत है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। यूरेनियम था नहीं, अभी बजट में हमें एक मिला है, ये हॉट टॉपिक हो गया, तो ये हमारे यहाँ पता चल गया कि ये हमारे किस कैटेगरी का पार्ट हो गया, करंट अफेयर का। तो ये हमें दोनों जगह काम आ सकता है। ठीक है, ज्वार भाटी हम समुद्र के कोने पे है नहीं, तो हमारे काम का नहीं है। जियो थर्मल आपको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये जो ना जियो थर्मल मतलब होता है जमीन फटी रहती है, उसके नीचे पूरा भाप निकलते रहता है, उसी भाप को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम लेते हैं। जैसे जितने भी गर्म कुंड हैं, जितने भी पहाड़ी एरिया पे जाओगे, हिमाचल हिमाचल जाओगे, तो वहां बहुत सारे गर्म कुंड है। एक कुआं मिलेगा, उसमें से उबलता हुआ पानी मिलेगा, वो पानी गर्म कैसे हो सकता है भाई? इसका मतलब उस कुंड के आसपास कोई जियो थर्मल की जमीन होगी जो बहुत गर्म होगी, जब उसमें ठंडा पानी गिरता हो तो वो गर्म कुंड में बदल जाता होगा। तो वो गर्म कुंड की जो ऊर्जा हम लोग नहाने वाने या धार्मिक चीजों में यूज कर रहे हैं, उसमें हीट यहाँ से आ रहा है। अब इस हीट उस पानी को गर्म कर सकता है, तो इसी हीट का इस्तेमाल हम बिजली बनाने में कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापिक। पर हमारे बिहार में नहीं है, तो हमारे सिलेबस का नहीं है। हाँ आइए, हमारे बिहार का नहीं तो हमारे सिलेबस का नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो सोलर पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हाइड्रो एनर्जी, ये आपने पढ़ रखा होगा अभी। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, स्टडी आइटम नहीं पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या किया है सोलर डेवलपमेंट और इसके चैलेंजेस में। पीएम कुसुम सुना था पीटी में? हाँ, किससे संबंधित है? एजुकेशन से, सिंचाई से। इसमें क्या होगा सर, आपको सरकार एक क्या देगी, क्या देगी? सोलर। सोलर से आप बैटरी में क्या भरोगे, एनर्जी। इस एनर्जी से आपको चलाना होगा पंप। अब पंप से जो वाटर निकलेगा उससे आप करोगे क्या, सिंचाई के काम। इस योजना को बोलते हैं पीएम कुसुम योजना। हाँ, 25 से 30 क्लास, 2 घंटे की क्लास है ना, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, मेंस का पूरा देखो, साइंस एंड टेक में एक और चीज बता दो, अभी मैंने कुछ पढ़ाया। हाँ हाँ, वही वही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी सोलर आपको पढ़ाऊंगा, तो आप पूछोगे ना कि सर बिहार में सोलर से कितना उत्पादन, फिर आप ये पूछोगे सर भारत सोलर से कितना बिजली उत्पादन करता है। मैंने पढ़ा दिया, नोट्स में लिखा दिया, कंटेंट आपको मैंने दे दिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया। आपको 72 का मेंस देना है, जो 27 के जनवरी के आसपास होगा। तो सोलर बढ़ेगा या घटेगा, और सोलर का उत्पादन बढ़ेगा, तो ये आपका प्राइम ड्यूटी रहेगी कि आपको जब मेंस देना पड़े, तो सोलर का वर्किंग तो आप बदल नहीं सकते, तो सोलर का डेटा बदल रहा है, तो आपका खुद का कॉमन सेंस है कि अपने करंट अफेयर से डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सा बात है। आप पुराना कोई नोट्स भी बहुत फेमस है, आपके भैया सेलेक्टेड, उनके नोट्स ले लोगे, वो किसी काम का नहीं जब तक उसमें डेटा अपडेट ना हो। साइंस टेक में हिस्ट्री का डेट तो हम बदल नहीं सकते, तो वो तो 10 साल पुराना नोट्स भी आज भी गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड है। यहाँ ओल्ड वाला ओल्ड ही रहता, गोल्ड नहीं हो पाता। गोल्ड इसको करने के लिए आपको इसमें हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, इसके फायदे नुकसान ये पढ़ना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये आपको पता है, इसमें हम लोगों ने अभी कितना खर्चा किया, कितने मिलेंगे भारत को? 5, इसमें एक किसको मिला है, बिहार को। तो ये करंट अफेयर में भी काम का है, और नया टेक्नोलॉजी तो साइंस एंड टेक में पढ़ना है। और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद आईटीआर, अभी पीएम मोदी फ्रांस गए थे। फ्रांस किस लिए गए थे, आइडिया नहीं पता? फ्रांस गए थे एक समिट में, तो समिट में गए तो यहाँ पे गए थे आईटीईआर में। आईटीईआर क्या है बता देता हूँ, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तापीय ऊर्जा रिएक्टर। आपको पता है कि परमाणु प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक संलयन, फ्यूजन, तो बता रहा हूं मैं। एक होता है फ्यूजन, संलयन जोड़ना, एक होता है फिजन, विखंडन तोड़ना। विखंडन को हमेशा ऐसा माना कीजिए, डिवाइड, संलयन को इसमें जोड़ेंगे और इसमें तोड़ेंगे। बिजली दोनों तरीके से बनाई जा सकती है, पर बिजली बनाने का जो मेथड विकसित है पूरे विश्व भर में, वो केवल विखंडन से है, संलयन से
नहीं है। संलयन से अगर बिजली बनने लगे तो यूरेनियम की आवश्यकता खत्म। हाइड्रोजन तो हम पानी में से निकाल लेंगे, पानी को तोड़ेंगे H2O को तो हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे बिजली बन जाएगा, पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग 20-25 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोकपल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। इसमें क्या यूज होगा, कौन सा तकनीक, पर ये प्रोसेस फ्यूजन बोलते हैं इसको, पर ये एक्सपेरिमेंट हो कहां रहा है, फ्रांस में। अभी वहां कौन विजिट किया, PM ने, और विजिट करने के बाद कहां गए, यहां गए, देखने के लिए कब तक तैयार होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत इसका मेंबर है। अगर ये बन के तैयार हो जाएगा तो एक रिएक्टर किसको मिलेगा, भारत को। फिर भारत में चारों तरफ तो पानी है, पानी को हाइड्रोजन बनाते रहो और बिजली पैदा करते रहो, कोयला बचेगा, यूरेनियम बचेगा, धुआं नहीं होगा। पर एक चमत्कारी एक्सपेरिमेंट है, टाइम लगेगा। तो ये गए विजिट करने के लिए, न्यूज़पेपर में छपा है, तो करंट अफेयर में भी पढ़ेंगे और साइंस टेक में। तो इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कौन है, स्मॉल मॉड्यूलर बिहार को मिला, और विजिट कौन किया, अभी PM मोदी। अब बाकी तो पढ़ना ही है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है जो हमारे सवाल में पूछा जा सकता है। एनर्जी चैप्टर का ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का किसी भी विकास में, किसी भी राज्य या किसी देश के विकास में क्या भूमिका होगी, ये पढ़ना है। वही है, बिहार में देखेंगे। फिर आता है ये एनर्जी चैप्टर का। उसके बाद इथेनॉल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इथेनॉल 3 जनरेशन में होता है, पता ना, 1G 2G 3G। मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं, इथेनॉल। जी का मतलब पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, जैसे हम गन्ने से भी बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो खाना वेस्ट होता है उससे भी बनाया जा सकता है, बना सकते हैं, वो भी हर खाने का नहीं। अब पिज्जा कोई फेंक दे उससे नहीं बनेगा, पर चावल खा के फेंक दे तो चावल से बन जाएगा। तो एक एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बन सकता है, एक फूड के वेस्ट से इथेनॉल बन सकता है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी उंगी हो गया या प्लास्टिक हो गए, इससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। इथेनॉल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब सवाल आता है बिहार में इथेनॉल बनता है, यस सर, पर कौन सा जनरेशन, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन सा बनता है बिहार में जनरेशन, ये पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा बनाया जाने की संभावना है। तो हमारे पास तो खाने की दिक्कत है, तो खाने का वेस्ट हो तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना क्या है, डिफेंस। डिफेंस इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन बताएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी इस बार 72 के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके कारण इंपॉर्टेंट है। अभी लड़ाई की है ना हम लोगों ने, अब जब लड़ाई की है तो बहुत सारे हथियार यूज किए होंगे, उसके फायदे नुकसान हमने देखा होगा। तो ये करंट अफेयर में ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और साइंस एंड टेक में ये पूरा डिफेंस चैप्टर भी क्या है, नहीं नहीं जरूरी नहीं सब कुछ। देखो मैं अब तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, जैसे लोग, बच्चा लोग बोलता है कि सर 2023 का करंट अफेयर हमसे पूछ दिया गया, 2024 का करंट अफेयर पूछ दिया, 2022 का करंट अफेयर पूछ दिया। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये याद रखिएगा। जैसे ये आ जाए डिजिटल इंडिया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि माइंड मेकअप कैसे चलना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन आया था, यस सर, डेट याद है मुझे जहां तक, क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली अभी पढ़ाया है कहीं पर, 1 जुलाई 2015। 10 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए। तो जब कोई भी स्कीम 10 साल हो जाता है तो उसका एक चर्चा होता है भारत में, 10 साल हो गए, क्या हमने कमाया, क्या खोया, कितना इन्वेस्ट किया। तो जब ये हुआ होगा तो इसकी चर्चा शायद बजट में भी किसी ने कर दी हो, इकोनॉमिक सर्वे में कोई बोल दिया होगा कि डिजिटल मिशन में दिस एंड दैट। तो है स्कीम कब का, और हम लोगों ने, हम क्यों पढ़े, 25 में पेपर देना, हम 15 के क्यों पढ़े। तो 25 में 15 वाली बात क्यों हो रही है ना भाई, बात हो रही है तो जब मुंह से निकला और न्यूज़पेपर में छपा, चाहे वो 15 का क्यों ना है, पर हमें इसे अभी पढ़ना है। और ये माइंड मेकअप नहीं रखेगा तो आपको हर करंट अफेयर पुराना ही लगेगा, ये माइंड मेकअप नहीं रखना है। 2025 में क्यों बात हो रही है, बात हो रही है तुम इसको पढ़ेंगे सर, ध्यान रखिएगा। इसलिए तुम देखना, आपने इस बार जो करंट अफेयर पूछा गया पुराना था, तो पुराने में बहुत सारे करंट अफेयर टॉपिक ऐसे थे जो बड़े बड़े स्कीम थे, जो पुराने चालू है पर अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे माइंड मेकअप रखिएगा कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसरो DRDO ने क्या डिफेंस में किया है, इंडिजिनाइजेशन। हम हथियार खरीदने में नंबर दुनिया में 1। हथियार की रिपोर्ट कौन देती है सर,
सिपरी, इसमें रैंक सेकंड था, पर इस साल हम लोग क्या हो गए, फर्स्ट। कल अगर युद्ध हो जाए और कोई हमें हथियार ना बेचे तब लड़ाई तो लड़ने में दिक्कत आएगी। युद्ध हम लोग 99 में लड़े थे क्या, कारगिल। 25 में छोटा मोटा सिंदूर लड़े जो किसी काम का है नहीं, छोटा मोटा ही लड़ाई, ना के बराबर। कितने साल हो गए, 26 साल। 26 साल से हम लोग 1-2 पे ही रह रहे हैं। तो 26 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। रीजन, कल युद्ध हो और हम बनाते बनाते में लेट हो जाए तो हम स्टोर तो करके रखें, पहला तो ये। और हमारा बहुत बड़ा लैंड ऐसे कंट्री से कनेक्ट होता है जिससे मेरी कोई मित्रता नहीं। नेपाल चाइना का इन्फ्लुएंस में, बांग्लादेश से कभी बनती नहीं है। भारत का पाकिस्तान के साथ आपको सीन पता है, अफगानिस्तान का वही है, चाइना का वही है। तो अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए भी तो हथियार चाहिए, तो हमें सिपरी में अभी हम लोग स्टोर कर रहे हैं। पर सवाल है क्या इससे देश चलेगा, आंसर है नहीं। बहुत बड़ा बजट हम देश में देखो, एक छोटा सा दिमाग बताओ, कॉमन सा सेंस। आपको 100 रुपए की मेडिसिन खरीदनी है, आपके पास 2 दुकान है, एक मोहल्ले की दुकान है और थोड़ा 10 कदम बढ़ोगे तो भैया का मेडिकल है, कहां से लें, जल्दी से लेंगे तो इससे। और जब पैसा खर्चा ही करना और टाइम अपने पास ठीक ठाक है तो भैया से ले लेते हैं, पैसा घूम फिर के अपने घर में आएगा, अपने घर का कोई व्यक्ति। तो जब हमारे देश में जो डिफेंस बनाने वाली कंपनियां हैं उससे अगर हथियार खरीदे तो जो पैसा विदेश जा रहा था वो पैसा देश में ही रोटेट करेगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और हमारी जो कंपनियां और मजबूत होंगी तो टेक्नोलॉजी में वो पैसा और खर्च कर पाएंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी बना पाएंगे। इसलिए हमें क्या बढ़ावा देना चाहिए सर। देखिए साइंस टेक अगर आप रटोगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा, पर जो मैं बता रहा हूँ और जो स्थिति चल रही है आपको उसको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आपको सब स्मूथ दिखेगा, कहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। उसके बाद जो टेक्निकल टर्म आपको परेशान कर रहा है ना वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो हमें क्या देना है, इंडिजनाइजेशन, स्वदेशीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रक्षा का स्वदेशीकरण क्यों भारत के लिए भी जरूरी है। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर। तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें सिलेबस में पढ़ना है। डिफेंस के बाद सबसे वाइटल रोल, इससे पेपर कम आता है पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बायो टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे फेमस आपने सुना होगा, जो सुना वही मैं बता देता हूँ, या कहीं कहीं पढ़ रखा होगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही भारत को वर्ल्ड में कॉटन एक्सपोर्टर में क्या बनाया था, 1। अब 2 और 3 पे आ गए, और जब हम लोग इसको यूज करना चालू किए थे अब बूम आ गया था। तो हम लोग क्यों, क्योंकि हमने किसका इस्तेमाल किया था, बायोटेक्नोलॉजी। और बीटी कॉटन इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, संशोधित फसलें बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, उसी का एक एग्जांपल है। और एक था पर वो बैंड हो गया। हर इसे तो कपड़ा बना के शरीर पे डालेंगे, शरीर के अंदर तो नहीं जाएगा, ये तो शरीर के अंदर जाएगा, हम खाएं या जानवर खाएं। तो अगर इसमें अनुवांशिक कोई बदलाव आता है और इससे शरीर में कोई अनुवांशिक चेंज आ जाए और ऐसा बीमारी जन्म ले ले जो हमारा मेरा कोई उसका मेडिसिन ना बन पाए, और जानवर में आ जाए तो जानवर का मेडिसिन ना बन जाए, हम भी संपर्क में आते हैं जानवर भी संपर्क में आते, तो ये तो एक तरह से पेंडेमिक हो जाएगा। तो संक्रमण ना फैले इसलिए बोला गया है कि बीटी ब्रिंजल का प्रोडक्शन क्या कर दिया जाए। तो इसमें कुछ नुकसान होगा तभी ना बैन किया गया, मतलब हम लोग इसको बैन किए क्योंकि इसका ये कौन सा पार्ट था, और इसको बहुत अभी भी चालू करके रखे, मतलब ये किसका पार्ट है, बॉडी, मतलब जीएम क्रॉप में कुछ पॉजिटिव हो कुछ निगेटिव। इसी पे चर्चा करेंगे तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्या इसके फायदे क्या नुकसान और सरकार इसके लिए क्या करे और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कार्टी थेरेपी सबको पता है कैंसर के लिए है, भारत ने बना रखा है, ठीक है। थ्री पेरेंट्स बेबी अगर आपको नहीं समझ में आया तो पटना के हर गली में जाओगे तो एक बोर्ड मिलेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इंटो विट्रो, जब भी ये विट्रो कहीं भी वर्ड सुने ना, विट्रो, विट्रो का मतलब होता है, मेडिकल में विट्रो बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी में विट्रो दिख जाए ना समझ जाना वो लैब में चीजें हो रही है, मतलब बच्चा लैब में पैदा नहीं हो रहा, प्रक्रिया लैब में हो रही है, बच्चा तो माँ के गर्भाशय से ही होगा पर प्रक्रिया लैब में होगी। तो विट्रो कभी भी दिख जाए किसी के नाम के साथ मतलब लैब की बात है, तो ये इसको 3 पेरेंट्स में भी इंट्रो, हाँ इन विट्रो, सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, तो विट्रो का वर्ड का मतलब लैब है,
अब 3 पेरेंट्स में भी मतलब एक बच्चे के 3 माँ बाप नहीं, इसका मतलब तो बोर्ड पे तो यही निकल रहा है ना, 3 माँ बाप, पर ऐसा है नहीं, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल माता जो है, जो गर्भधारण करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, उनके एग में प्रॉब्लम है, एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, निषेचित नहीं हो पा रहा है, निषेचित जब तक एग नहीं होगा तब तक बच्चे के रूप में आएगा नहीं। तो समस्या है कि अब माँ तो निषेचित फर्टिलाइज एग होगा नहीं, तो हम एक माता का एग ले लेंगे, फर्टिलाइज करेंगे लैब में, और जिन्हें गर्भाशय धारण करना उनके गर्भ में रख देंगे। तो बच्चा तो महिला ही एक देंगी, और उसमें मदद किसने की, एक व्यक्ति ने मदद की, एक फीमेल ने मदद की, जिसके कारण से कितने लोग हो गए। लीगल कौन होंगे, जिनके बाल बच्चा होगा। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होंगे, वो भी होगा। बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग होता है, लीगल पेरेंट्स अलग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कानूनी अधिकार केवल लीगल पेरेंट्स को है, और जो ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल पेरेंट जो पेरेंट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, लीगल पेरेंट्स होते हैं। जीएम क्रॉप पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारी पूरी प्रजाति एक दूसरे से मैच नहीं खाती। आज लगभग कितनी आबादी है, 8 बिलियन, पूरे विश्व की 8 बिलियन, 800 करोड़। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000 करोड़ कर दो, तो भी मेरा चेहरा किसी से मैच नहीं करेगा, 100%। इतना डीएनए में ताकत है। तो हम एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से जैसा क्यों नहीं दिखता है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन जैसे क्यों नहीं दिखते, अमेरिकन अलग क्यों दिखते, चाइनीज अलग क्यों दिखते, जापानीज अलग क्यों, इतना बदलाव और वेरिएशन क्यों है, हमारे जीन में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। इसको जानने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, मानव जीनोम परियोजना। हिंदी में बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना, हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे ह्यूमन जीनोम परियोजना। ठीक, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी तो स्पेस है। स्पेस क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी घूम के भी आए हैं। शुक्ला साहब गए थे, इसमें टोटल कितने गए थे हम लोग, 4 आदमी गए थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में, स्पेस की पॉलिसी क्या है, फिर इसरो के मिशन अभी तक ब्रह्मांड में हम लोग कौन कौन से मिशन किए हैं, क्या इसरो सक्षम है कि दुनिया के सारे काम कर ले, आंसर है नहीं। उसके बाद मेन पावर की क्या है, कमी है, तो कुछ हिस्सा का काम किसे दे दिया जाए, प्राइवेट को। तो हम क्या करें स्पेस सेक्टर में, क्या किसको बढ़ावा दें, प्राइवेटाइजेशन को। इसरो सॉफ्ट पावर, देखो 2 तरीके का पावर होती है दुनिया में, और जिनके पास ये दोनों पावर था उसी को बोलते हैं विश्व का सुपर पावर। तो दुनिया में सुपर पावर किसके पास है, यूएसए के पास। ठीक है, तो मैं आपको 3 पावर बता देता हूँ, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में 2 पार्ट आता है, एक आता है टेक्नोलॉजी, एक आता है कल्चर। हार्ड पावर में एक ही चीज आती है, यूएसए के मिलिट्री, चाइना का मिलिट्री बराबर, यूएसए का टेक्नोलॉजी, चाइना का टेक्नोलॉजी बराबर। पर यूएसए का कल्चर दुनिया फॉलो करती है। यूएसए में आज कोई आईफोन बन जाए दुनिया कर देगी, यूएसए में कोई जीन्स का ब्रांड आ जाए दुनिया कर देगी, यूएसए में पिज्जा बना पूरी दुनिया पिज्जा खाता है, पर चाइना जो खाना खाता है वो कोई नहीं खा सकता। तो चाइना का क्या हम कॉपी नहीं करते हैं, कल्चर, मतलब उसके कल्चर में कोई बदलाव आएगा तो विश्व पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। इसका मतलब ये तीनों पावर जिसके पास है उसको बोलेंगे, हमारे पास क्या है, अच्छा मिलिट्री, क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा वो मेरा कौन से पावर को बूस्ट करेगा, तो इसरो क्या बनेगा। अब समझ में आया, अब इसको पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, ध्यान रखिएगा। अभी तक समझ आ रहा है ना, बहुत तेज तो नहीं चल रहा, होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर नाविक, आपके फोन में मेरे फोन में जीपीएस है, और जैसे जीपीएस है तो किसका नाम आता है, जीपीएस किसका है, यूएसए का है, हम यूज करते हैं, कल बंद कर दिया तो हमारा खुद का जीपीएस हो तो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नाविक। स्टार्टिंग फेज पे है, कुछ कुछ सर्विसों में नाविक यूज होता है, पब्लिक के लिए भी चालू किया गया नहीं है। भारत का इतना बड़ा देश है, उसको कवर करने के लिए सैटेलाइट की संख्या बहुत चाहिए। अभी नाविक में टोटल सैटेलाइट कितनी है, 7। जब ये 700 हो जाएंगी तब, जब ये 70 हो जाएंगी तब तो सर्विस बढ़ेगी, तो शायद पब्लिक को भी मिले। और जहां जीपीएस आ रहा है वो उस ऑप्शन में 2 ऑप्शन आएगा, जीपीएस और फिर डीजे दिखेगा नाविक। अभी जीपीएस क्यों दिख रहा है, क्योंकि नाविक सर्विस चालू नहीं है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी, हाँ
ये डिपेंड करता है कि इस पे ग्रोथ कितने। देखो तू अपना घर बनाना चाहती है, बता तू अपने 4 तल्ले का घर कितने जल्दी बना लेगी? कितना? फिर भी टाइम 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 एक फैक्टर है और कोई फैक्टर है? मनी। मनी और कोई जो लेबर है वो छठ पूजा में घर चला गया तो डील हो सकता। तो एक काम में एक ही फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अगर ये काम है तो इसमें पैसा एक फैक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजी फैक्टर हो सकती है, टाइम फैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी फैक्टर हो सकती है, गवर्नेंस फैक्टर हो सकता है। जो इसका हेड होगा वही आलसी निकला, पैसा है काम ही नहीं कर रहा है। तो एट फिक्स डेट नहीं बता सकता। और जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से ना, यही आंसर का टेक्निक है और इंटरव्यू में यही बोलना पड़ता है। कोई पूछेगा बताओ तो बिहार कब तक विकसित हो जाएगा? सर 55 तक हो जाएगा। ऐसे देखो तो फिर बेवकूफ हो तुम, ये सवाल का आंसर ही नहीं है। समझ लो बात को। तो ये थोड़ा एनालिटिक बुद्धि। चंद्रयान बहुत फेमस था, C1 C2 C3 C4 पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये सक्सेस रहा, ये सक्सेस रहा और ये रहा फेल। इंपॉर्टेंट है। सूरज को जानने के लिए आदित्य L1 भेजे थे, इसने पिक्चर भी भेज रखी है, रियल सूरज कैसा दिखाई देता है इसरो के साइट पे आप जाके देख सकते हो। स्पेस टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको अभी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और एक समय जरूर आएगा कि बहुत लोग जाके स्पेस में एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये क्यों नहीं कल्चर में है? देखिए, कल मैं कोई जहाज लेके आऊं और बोलूं इसमें बैठो, बैठ जाओगे? नहीं। पर वो जहाज में रोज उड़ाऊं और रोज 4 लोगों को बैठा के लाऊं और नीचे उतरे वो रिव्यू पूछो कैसा लगा, कैसा लगा, बहुत मजा आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई सांस अच्छे से आ रही थी, हम स्वस्थ थे, मतलब कोई खतरा नहीं है भैया, मतलब कोई खतरा नहीं है। अच्छा ओके, नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगा। इसलिए सब ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, किसी में कमाई हो रही है? शुक्ला जी गए नीचे आ गए, किसी में 1 रुपया कमाई हुआ? नहीं हुआ। और एलन मस्क 4 आदमी को लेके गया, बहुत बड़े बड़े स्टार को, यूएसए से कैटी पेरी जो सिंगर वो भी गई थी, गई वापस आई, उन्होंने कुछ पैसा दिया होगा? कुछ नहीं। पर क्यों लेके जा रहे, क्यों लेके आ रहे हैं? बताने के लिए कि सेफ है। जब ये सेफ हो जाएगा तो फिर इसके चार्जेस लगेंगे, क्या बढ़ेगा? टूरिज्म। अब हमारे पास आपके पास पैसा, हम लोग गरीब है ना भाई। कुछ लोग के पास इतना पैसा कि वो लोग बोलते दुनिया में जो सबसे पहला काम होगा हमसे करवाओ। आज एक कोई बड़ी कंपनी एक ऐसा गाड़ी बनाए जो दूसरी उसकी कॉपी नहीं है, उसको करोड़ों रुपए में खरीदने के लिए लोग के पास मरे जा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि मेरे पास और किसी के पास नहीं है। तो सोचो जब स्पेस टूरिज्म लीगली चालू होगा तो सबसे पहला जीके में आने के लिए तो बहुत से लोग पैसा खर्च करेंगे। मैंने सबसे पहले किया था। अभी पैसा लगाया जाता है, जैसे जियो ने लगाया, फ्री में दिया और आपकी आदत लग गई और अब देखो चार्ज कर रहा है। ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। वो निसार एक बहुत अच्छा स्कीम था, इसमें हम लोगों ने किसने काम किया? इंडस ने काम किया। इंडस मतलब इंडिया और यूएसए। ठीक है, आप इंडिया यूएसए पढ़ सकते हो। मैं जब भी इंडिया यूएसए का कोई होता मैं इसको इंडस बोलता हूँ, मेरा अपना है जिसे पढ़ना आसान हो जाए। गगनयान आने वाला फीचर है, इसमें भी शुक्ला जी का नाम है। 4 पायलट को ट्रेनिंग मिल चुकी है, जब भी ये जाएंगे 4 आदमी। इंडियन स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिसको आईएसएस बोला जाता है, इसकी उम्र लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, तो लगभग ये खत्म हो जाएगा, 10 साल इसकी ज्यादा उम्र है। डैमेज हो जाएगा तो इसको उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। मतलब क्या सर, ये क्यों जरूरी है? तो बताओ, यहां से मुझे यहां जाना है और ये 2 लाइट ईयर की दूरी है, तो क्या 2 लाइट ईयर तक हम उड़ के जाए, इतना ईंधन हम लोग रख पाते हैं? नहीं। तो हम चाहते हैं कि यहां तक जाए और यहाँ रुक जाए, तो सांस वास ले, ईंधन ऊंधन भरा ले, फिर यहाँ से उड़ के यहाँ चले जाए। तो बीच में रुकने के लिए तो जगह चाहिए, पर स्पेस में कैसे रुकेंगे? तो स्पेस में कोई ऐसी चीज हो जो वहां पर रुका जा सके, उसी को बोलते हैं स्पेस स्टेशन। और बहुत सारे देश लोगों ने मिलकर किया तो उसको बोलते हैं हम लोग का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अब ये डैमेज हो जाएगा तो चाइना का अपना है, रशिया का अपना है, यूएसए अपना बना लेगा, हम कहाँ जाएंगे? और हम किसी पर निर्भर होंगे तो कभी भी प्रोग्राम हम समय पर नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जब अपना रहेगा तो भारत बोला कि हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। बताओ स्पेस स्टेशन कैसे बन सकता भाई, इतनी बड़ी चीज है, कैसे माथा उठा के ले जाएंगे? क्या किया जाए? हाँ बोलिए। अब पार्ट्स को रखेंगे कहाँ पे? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे मतलब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब डॉकिंग, जोड़ने का मतलब। और डॉकिंग हमारे पास था नहीं तो हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया?
तो ये इससे पहले होना चाहिए था, इससे बाद होना चाहिए था? इसलिए तो ये पहले हुआ क्योंकि मेरे पास अब जोड़ने की टेक्निक आ गई। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है। अपनी कोचिंग से मान लीजिए 20,000 गुना बड़ा होगा स्पेस स्टेशन, और इस कोचिंग का, इस रूम का एक डब्बा एक पार्ट है। तो मैं एक एक करके एक एक करके ले जाऊंगा, तो फिर आपस में क्या करना पड़ेगा? डॉक, पहले डॉक को तो समझे। तो स्पेस डेक्स हमने किया, सफलतापूर्वक हुआ। अब हमारे पास में स्पेस डेक्स की क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो हम क्या बनाएंगे? उसके बाद ये हो गया स्पेस में पढ़ेंगे। टॉपिक क्लियर है? इसमें कुछ जुड़ना हो तो आप बता भी सकते हो, और जो मुझे लगेगा कि और कोई नया टॉपिक आ गया तो मैं बाद में जोड़ भी दूंगा। अभी फिक्स इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, बताता हूँ। हाँ, आप जो पूछे जीएसएलवी पीएसएलवी ना, तो जब मैं आपको मिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मिशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के लॉन्चर्स होते हैं। वो लॉन्चर्स टॉपिक क्यों नहीं है कि कोई मेंस में नहीं आएंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो तुम बोलोगे सर आपने उसमें डीएनए आरएनए क्रोमोसोम ये सब तो कुछ लिखा ही नहीं। वो आपको मैं मान के चलो कि पढ़ के बैठो प्रीलिम्स में, फिर अगर वो भी पढ़ेंगे तो ये तो फिर 4-5 महीने का कोर्स हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है? कुछ बेसिक चीजें आपको इसमें पहले से पता करनी पड़ेंगी। नहीं है तो उसको मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है, उस पर समय अभी हम लोग दे नहीं सकते। 5G यूज कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5G पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें 1G से लेकर 5G सब पढ़ाऊंगा। द सिलेबस में 5G इंपॉर्टेंट है। वो 5G क्यों इतना बेहतर है, हमें 1, 2, 3 और 4G में गलतियां और कमियां निकालनी पड़ेंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में न्यूज है। ये तो दुनिया का सबसे फेवरेट टॉपिक हो रखा है। इसमें सबसे ज्यादा अभी आपने सुन रखा होगा डीप सीक, जिमनी, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीज सुन रखा है, सब इसी का पार्ट है। पर ये इतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ये डेंजरस नहीं है, ध्यान रखना। पर इसका जो और भी वर्जन होते हैं जिसमें खुद का थिंकिंग होती है वो डेंजरस होता है, हम बाद में देखेंगे। 3D पेंटिंग अभी कल्चर में देखा ना, कोई दो आदमी जाओ खड़े हो जाओ ऐसे, जैसे मैं अपने वाइफ के साथ ऐसे खड़े हो जाऊं, ठीक है, तो पूरे चैम्बर में एक स्कैनर होगा, उस तरह से रोटेटिंग होगा, तो रोटेट कराएगा मुझे, तो मैं हल्का हल्का रोटेट करूंगा, और लेजर लाइट से मेरी पूरी स्कैनिंग होगी। तो मेरी स्कैनिंग हो गई कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी कितनी बड़ी है, बाल कितने बड़े, नाक वार सारा वाईफाई का सारा मेरे मेजरमेंट ले लेगा, और एआई मशीन वैसा ही एक पुतला बना देगा सेम कलर के कपड़ों के साथ, और उसका इतना शॉर्ट डॉल टाइप का निकलेगा, फिर तुमको खरीदना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फोटो खिंचवाते थे, अब फोटो कोई नहीं खिंचवाएगा, अब क्या खिंचवाएगा? 3D पेंटिंग। तो फोटो की जगह वो स्टैचू टाइप का निकलेगा, और रियल जैसा आप दिखते हैं वैसा फोटो दिखेगा। तो सोचो, मुझे एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया, पीटी में आया था कि बताओ एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ चालू किया गया? बेंगलुरु। वेरी गुड, राइट आंसर। मतलब क्या होगा, अगर ये बिल्डिंग बनी है तो हमने ईंट ईंट जोड़ के बनाया है, वो ऐसा नहीं। इस बिल्डिंग का ये दीवार स्कैन कर लिया, ठीक, 3D प्रिंटिंग से दीवार बन गई, उससे वो दीवार बन गई, उससे दीवार बन गई, इससे दीवार बन गई, और फिर दीवारों को मैंने क्या कर दिया? असेंबल, फिर छत बना लिया, उसको भी क्या कर दिया? सेट। मेरा क्या तैयार हो गया? एक बिल्डिंग। इसमें खोल दिया मैंने क्या? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस की हर चीज किससे बनी होगी? 3D प्रिंटिंग। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। और सबको पता है कि इंटरनेट तो यूज हो रहा है, पर सब लोग बोल रहे कि आज एलन मस्क जब सैटेलाइट इंटरनेट लेके आएंगे तो वो भी हमारे काम का है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट आता है नैनो टेक्नोलॉजी। ये वर्ड जो नैनो है इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ नहीं लिख सकते तो इसको लिखो क्या? नैनोमीटर। 67 में 36 नंबर, 68 में 8 नंबर, 69 में 36 नंबर, 70 में नहीं आया, चांसेस है फर्स्ट। देखो गया टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसके नैनो फर्टिलाइजर, इसी को बोलते हैं नैनो यूरिया। किसने बनाया है? भारत ने बनाया। और श्रीलंका में भी जब क्राइसिस आई थी तो भारत ने बहुत भर भर के क्या भेजा था? नैनो यूरिया, कि भाई इसको इस्तेमाल करो, खेती करो तो तुम भूखे मर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर आईसीटी। आईसीटी को बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बताओ क्या चीज इंफॉर्मेशन क्या होती है? जानकारी क्या होती है बताओ?
तो जानकारी होता है डेटा का कलेक्शन, इंपॉर्टेंट है या नहीं वो डिपेंड करता है किसको क्या भेजा जा रहा है ना। कोई भी चीज, जैसे बोर्ड पे 4 चीजें लिखे हुए, ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा क्या रहा है, कलेक्टेड है। और आज हर चीज डेटा का ही खेल है। आज कोई पूछे दुनिया में डेटा क्या है, तो याद रखना डेटा इज ए फ्यूल। 2 चीजों में फ्यूल काम आएगा, आज मैं कोई अच्छा सा वीडियो बना दूं जिसमें बहुत ही अभद्र चीजें हैं, किसी के धर्म पे है या किसी की माता या किसी बहन या किसी भी जाति के ऊपर अत्याचार का गलत वीडियो बना दिया है तो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो गया तो दंगा। और वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाने के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें चल रही है, उससे कोई पेपर पढ़ के एग्जाम दे रहा है, उसका नौकरी लग रही है, एक कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है। तो दुनिया आज सारा का सारा किस पे डिपेंड है, डेटा। अब डेटा कैसा यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में क्या रोल करता है, हमने कैसे इसको हासिल किया है, इसकी 21वीं सदी में इसका क्या महत्व है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार के लिए क्या जरूरी है, बिहार के कैसे बहुत सारे कार्यक्रमों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगा। उसके बाद बिहार आईटी पॉलिसी जो आना चाहिए था 2000 में, आया है 2024 में, सब किसी काम का है, किसी हम लोग, यही ना दिक्कत है, बहुत सारा हम लोग के साथ दिक्कत है। जैसे बताओ, आज पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई आईटी हब का बहुत बड़ा सेक्टर है। अब महाराष्ट्र का तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक उसी से आता है, कर्नाटक आज इतना जो सुपर बनता है वो सिर्फ आईटी हब के कारण बनता है। तो उसने 20 साल 25 साल पहले पॉलिसी लाई होगी तो कंपनियां उसकी पॉलिसी से प्रभावित थी और उन्होंने सेटअप कर दिया। आज अगर हम पॉलिसी लाते हैं तो क्या बेंगलोर से कोई कंपनी उठ के पटना आ जाएगी? तो पॉलिसी बहुत अच्छा है, और सबसे खराब इसका क्या है, टाइम। क्यों? क्योंकि अब किसी को बुद्धि आया कि ये भी चीज बिहार में होनी चाहिए, नहीं तो पहले तो था ना हमारे पास, और आज भी है। कास्ट, रिलीजन, इसी पे तो बात होती थी कि हम है फलाना जात के हैं तो हम फलाने को वोट देंगे, हमें बाबूजी देते तो हम भी देंगे, हमारे आने वाला जो गरीब बच्चा वो भी देगा। तो वैसे था, वैसे थे, ये आया, इसका भी कोई काम नहीं, पर एग्जाम में आएगा तो हमें लिखना है, वो हमारा चर्चा है नहीं कि काम करेगा कि नहीं। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे जब भी पेपर ऐसे 5 पॉइंट याद रखिएगा, मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहला इस पे पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद स्किल पे आएगा, और किस पे आएगा, ग्रास रूट पे, बड़े लेवल पे नहीं। तो मुझे बताओ, एक छोटा सा देखो, मैं तुझे पूछूं महिला सशक्तिकरण, महिला को सशक्त करना है, इसमें आईटी का क्या रोल है? आप बताओ, तो 4-5 पॉइंट आप लोग डिस्कस कर ले। तुम बताओ कोई ऐसा चीज बताओ टेक्नोलॉजी का जो एक महिला के अधिकारों या उसके पावर को बढ़ाता हो, किसी भी एंगल से। रुक जाओ, एक एक करके आप बताओ। पर अगर तुम्हारे दादाजी की बात करें, तुम्हारे दादाजी मान लीजिए घर के बड़े आदमी है, उन्हीं का सब चीज चलता है, तुम्हारी दादी को नहीं पता होगा कि उनके जेब में कितना पैसा है या उनके खाते में कितना पैसा है, उनके कहाँ पे कितने पैसे होंगे, बताते होंगे तो, नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। पर आज दादी के नाम पे कितना अकाउंट में पैसा है और तेरे पापा हैंडल करते हैं तो उनको सब पता होगा, पर दादी को नहीं पता होगा। पर अगर आज यूपीआई है तो बताओ, अब फोन पे चलाना अगर महिला जानती है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है, बहुत आम बात है। तो यूपीआई टेक्नोलॉजी हुआ कि नहीं? जो जो आर्थिक जो मजबूती है यूपीआई ने दिया, तो उसी तरह से यूपीआई ने महिलाओं को ये दिमाग को दिया कि भाई अपना अकाउंट होना चाहिए, अपना पैसा अपने में हो। सरकार का जो मेरे जो महिला का जो स्कीम है, महिला के स्कीम पे अगर सरकार से पैसा आ रहा तो आता था महिला के नाम पे, पति यूज करता था, चाहे वो किसी भी काम में यूज करे, बढ़िया काम में यूज करे या बेकार काम में यूज करे। पर आज महिला के नाम पे अगर पैसा आता है तो महिला को पता चलता है कि आ गया पैसा, उसको मैसेज आ जाता है कि इंस्टॉलमेंट आ गया, 2500 का तो 1000 रुपए का 1100 का इंस्टॉलमेंट कर दिया गया है बहुत सारे पेंशन को, और युवाओं को भी बहुत सारे 1000 रुपए दिया जा रहा है। तो आपको महिला सशक्तिकरण में किसको लिखना है? साइंस एंड टेक का, ठीक है, क्लियर है?
तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और ये वाला जो टॉपिक हम करेंगे, ध्यान रखना, प्राइम फोकस रखना कि इसमें ज्यादातर हम लोग बातें किसके करें, पेपर यहीं से आएगा, इंडिया लेवल पे नहीं आएगा। केरल के गांव में जो समस्या और बिहार के गांव में समस्या सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं पूरा पीडीएफ आपको पहले दूंगा। हाँ बोलो। तो लिखवाने में तो बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत लॉन्ग चल जाएगा। हाँ, नोट्स में जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना सारी चीजें, ये प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर एक एक ऐसे ऐसे करूंगा एक्सप्लेन ऐसे। इसमें दो चीजें होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो लिखा लिखा मिल जाएगा, पर सवाल ये ना कि जो मैं लिखवाऊंगा ना, उससे ज्यादा बेटर है कि जो ये लाइन में 4 बार बोलूंगा उसमें 4 सवाल पूछ लेना। जैसे मैं, चलो जैसे मैं आपको एक सिंपल देता हूँ, जैसे चलिए लिखे फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं बोलूँ, तुम लोग लिखना चालू करो कि महिला सशक्तिकरण में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। लिखिए, नंबर 1 यूपीआई, नंबर 2 ठीक है पारदर्शिता है, नंबर 2 भागीदारी है कि वो सोशल मीडिया में अपनी बात को रख सकती है, वैश्विक जानकारी, घर बैठे बैठे जानकारी प्राप्त कर सकती है, स्किल डेवलपमेंट से वो अपना स्किल ऑनलाइन क्लासेस करके सीख सकते हैं। मैंने पूरा लिखवा दिया। और जब हम उस पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे सर स्किल वाला तो लिखवा दे, इसमें कोई स्कीम कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इसका डेटा कहाँ से आएगा, ये सब चीजें डिस्कस। नहीं, पीडीएफ आपको पढ़ना नहीं है, पीडीएफ में आपको दूंगा पढ़ने के लिए, क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना मैं पहले। ऐसा थोड़ी कि हाँ चलो ये पीडीएफ हो गया, ये टॉपिक खत्म, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते, ठीक, कोई हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। पर सवाल इसमें ये है ना कि आप दोनों हिंदी में, आप इंग्लिश में, पीडीएफ एक ही खुलेगा। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे भारत इस बार झेल रहा है, डिजास्टर। पहले बताओ आपदा क्या होती है, कोई बताओ तुम। कौन कौन आपदा होता है ये सवाल नहीं है, सवाल भी ढंग से पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा क्या होती है, आपदा कौन होती है, ये मैंने नहीं पूछा, बताइए। आप बताओ व्हाट इज डिजास्टर। Natural process which disrupts the environment or ecological cycle of the earth. ठीक, आप बताओ। हम्म हम्म भूस्खलन, बाढ़, ठीक है, मानव निर्मित हो गया, ठीक है। आप बताओ आपदा। चलो मैं दो एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपदा कौन ये बताना, ये दोनों है या एक ही है। दो बाइक आपस में भिड़े, दोनों बाइक पे दो दो लड़के थे, टकराए, चारों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, आपदा है या नहीं है, आपदा है। और दो ट्रेन आपस में टकराया और पलट गया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, बाइक वाला एक्सीडेंट है और ट्रेन वाला आपदा है। ध्यान कैसे, जैसे इसने बोला कोयला जलाने से पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो भाई उससे पर्यावरण नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होना एक आपदा है। पर अगर कोयले पे अगर हम लिट्टी बना के खा रहे तो आपदा है कि नहीं है, वहां पे तो कोयला जल ही रहा है, कोयला जलाना आपदा हुआ क्या, नहीं। ध्यान सुनिएगा एक बात, आपदा का मतलब नुकसान, नुकसान 3 चीजों का, मानव जाति का, जीव जंतु का या पर्यावरण का। कैसा नुकसान, बड़े लेवल पर नुकसान, कैसा, बड़े लेवल पर अगर होता है। और वो नुकसान 2 तरीके से हो सकता है, प्राकृतिक गतिविधि हो जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक है, या हम उसके लिए खुद जिम्मेवार है, हम उसके लिए क्या है, खुद जिम्मेवार है, वो एक आपदा है। आपदा बहुत तरीके का होता है, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। जैसे नहीं, आपदा नहीं हुआ, इंसिडेंट हुआ, एक घटना घटी जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। हाँ, आपदा, वही तो बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड यूज है ना आपदा, आपदा का मतलब लार्ज स्केल, इसी को तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, थोड़ा स्केल क्या होना चाहिए, लार्ज। और नुकसान केवल व्यक्ति का नहीं, जीव जंतु मर जाए आपदा नहीं होगा, आपदा ही है। डिजास्टर का मतलब केवल आदमी का मरना नहीं होता है, डिजास्टर का मतलब 3 चीजें, इंसान के व्यक्ति अस्तित्व का खतरा हो,
दूसरा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाए या प्राकृतिक जीव जंतु नष्ट हो जाए। आगे बड़े लेवल पर होते हैं, एक पेड़ में बिजली गिरी, उसमें 2 कबूतर थे बैठे हुए मर गए, और एक पूरा कैलिफोर्निया का जंगल में आग में जल गया था। कितने लोग वहां से विस्थापित हुए, कितने जीव जंतु को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 4-5 साल पहले आग लगी थी जंगलों में, तो वो डिजास्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डिजास्टर कहलाएगा। आप ही का घर का पानी का टंकी फट जाए, पूरा पानी नीचे गिर जाए, वो डिजास्टर थोड़ी हुआ। तो वो सुनामी आए तो डिजास्टर है। तो डिजास्टर में क्या सुना आपने, क्या समझा? मैसिव स्केल पे 3 चीजों का नुकसान में, तीनों का तीनों हो या कोई एक भी हो तो भी डिजास्टर के कैटेगरी में वो आएगा। जैसे हीट वेव आया, हीट वेव आया, बहुत सारी जलाशय सूख गए, तो जलाशय तो प्राकृतिक संसाधन था जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए, तो वो एक डिजास्टर था, डिजास्टर था और है भी। अब बादल फट गया, बादल फटा, इतना पानी आया कि वहां के लोग बहुत तबाह हो गए, जंगल उंगल सब एक पूरा गांव का गांव बह गया, डिजास्टर है। तो डिजास्टर मतलब छोटा लेवल नहीं, थोड़ा सा क्या हो, बड़ा लेवल हो, और 3 चीजों में तीनों का हो या किसी एक का भी हो तो हम उसको डिजास्टर के कैटेगरी में मानेंगे। बिहार किससे जूझता है? 2 ही चीजों से जूझता है, फ्लड और सूखा से। इस बार सूखा का तो नाम कोई लेगा नहीं, क्योंकि इस बार तो सब फ्लड सही है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक है। तो नेचुरल भी हो सकता है, मेन बेड। सवाल है क्या किया जाए। ये डिजास्टर नहीं पढ़ना हमें अब मैनेजमेंट पढ़ना, तो हम उसको मैनेज कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें। आम आदमी की बस की बात नहीं है, आप मदद लो। तो हम साइंस टेक से बाढ़ रोक सकते क्या? नहीं, पर बाढ़ में जो क्षति हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, इवन क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, जो बहुत आराम से। क्यों नहीं है? जैसे आज मान लीजिए भारत के पास ऐसे, उड़ीसा का एग्जाम्पल देता हूँ। उड़ीसा में हर साल चक्रवात आता है और बहुत लोग मरते हैं। वो चक्रवात से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने रडार लगाया और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो हमारे मौसम विभाग के पास है, और उन्होंने पता कर लिया कि भैया चक्रवात आने से 4 घंटा पहले हम क्या कर लेंगे, ये सूचना मिल जाएगी 4 घंटा पहले। 4 घंटा पहले तो सभी लोकल जो रेडियो होता है, आपके पास मैसेज आता होगा भी, मेरे पास हमेशा आते हैं कि आज मौसम खराब है, 3 घंटे में चक्रवात, ये आता ना। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट करके ऐसे उसका ये होगा, आपदा प्रबंधन का, वो पहले तो नहीं आता था। पहले क्यों नहीं आता था? तो हमारे पास डेटा नहीं था, और जो इन्फॉर्मेशन वो हमें भेजना था वो कलेक्ट उनसे होता नहीं था। अब वो कर लेते हैं जानकारी, तो हमें सूचित कर देते हैं, सूचित करते हैं तो हम अलर्ट होते हैं। तो जब बहुत बड़ा चक्रवात आएगा, सैटेलाइट उसकी गति, दिशा, कब कब कहाँ कैसे कितनी कब तक पहुंचेगा, ये मुझे अगर पहले पता चल जाए तो एक अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगी भाई कि इसकी स्पीड कम से कम 150 किलोमीटर है और ये अच्छे से अच्छे पेड़ और घरों को तबाह कर सकती है, तो आप जल्दी से जल्दी वहां से क्या कर जाए, पलायन कर जाए। इसलिए उड़ीसा का जो साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो वही है ना कि ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसको हम लोगों ने क्या कर पाया, बचा पाया, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो थोड़ा मोड़ा तक क्या हुआ है, डैमेज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमें करना है डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे साइंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और स्पेशली हम लोग को क्या पढ़ना है, बिहार का। बिहार में अगर कोई कुछ क्वेश्चन आए तो जनरली हम लोग का फोकस रहता है फ्लड और ड्राउट का, सूखा और, ठीक है। उसके बाद रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये पढ़ना है, ये आप करंट अफेयर में भी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ लीजिएगा, इसमें भी मैं भी पढ़ा दूंगा। ये जनरली किसके लिए है, और अच्छा चलो मैं तुम्ही से पूछता हूँ, बताओ बाढ़ के लिए क्या किया जाए। बाढ़ के लिए क्या करना चाहिए? बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुमसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे। चलो क्वेश्चन बदल देता हूँ। एक तो याद रखिएगा कि जब मैं कोई चीज पूछूं, जब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये सिलेबस समझ में आ गया, ये करेंगे, इसमें कोई नया टॉपिक प्लस माइनस होगा हम लोग कर लेंगे। जब भी तुम्हें कोई मैं कुछ भी पूछूं ना, मैं इसका 2 चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। जब मैं कोई सवाल पूछूं या आप कभी मेंस का आंसर लिखो, तो मैं आपको इसको डायरेक्शन दे देता हूँ। पहले तो 3 चीजें ध्यान रखना, आप अपनी जाति को कभी आगे मत लाइएगा, धर्म को आगे मत लाइएगा, और आपका कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं होना चाहिए अपना, ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कास्ट सर्वे हुआ, ऑब्वियस सी बात है उसमें यादव लोगों के क्या परसेंटेज ज्यादा है, और आप उससे बहुत प्रभावित हो गए, आप भी यादव है, आप बहुत प्रभावित हो गए। मेंस आंसर राइटिंग में लिखा है कास्ट सर्वे का एनालिसिस कीजिए,
बिहार के लिए, बिहार गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव, आप इस पे क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि आपको ये अच्छा लगा या खराब लगा। तो आपने बहुत अच्छे से लिखा, इसके फायदे नुकसान लिख दिए, लास्ट में लिखा कि बिहार, मेरा नाम मैं भी यादव हूँ और यादव के परसेंटेज से मैं खुश हुआ, लगता है कि हम लोग पूरे बिहार पे राज करेंगे। कंक्लूजन में आपने ये लिख दिया, बेकार है, क्योंकि आपने व्यक्तिगत राय इसमें आप दे नहीं सकते। मन ही मन खुश हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्राउड फील हो रहा है तो कीजिए, पर आप उसको आंसर में नहीं लिख सकते। और इन सब विचारों को कभी आंसर में मत आन दीजिए। जो चेक करने वाले तो बहुत अनुभवी होते हैं, वो आप छिपा के भी, है ना, कटाक्ष के रूप में भी लिखोगे ना, वो भाप लेंगे कि आप यहाँ पर अपने कास्ट और जैसे इंटरव्यू में क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, तो मैं बोलूँ माय नेम इज विकास कुमार सिंह, पर कोई सिंह होने का प्राउड करेगा, वो ये बोलेगा सर माय नेम इज विकास कुमार सिंह। मैं किस पे फोकस ज्यादा कर रहा हूँ? सिंह पे। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ मैं राजपूत। वो देख लेगा कि इसमें इस बंदे में जाति के प्रति क्या है, झुकाव है, अब ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, इंटरव्यू नंबर काट लेगा। चाहे मेरा हो ऐसा झुकाव, पर मुझे बताना नहीं है। आपका व्यक्तिगत कुछ राय हो, पर मुझे आंसर और सिलेक्शन प्रक्रिया में आने देना नहीं है। और ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग में भी और इंटरव्यू के दौरान भी। थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है? इन सब यहाँ तक क्लियर है? पहला, जब भी मैं पूछूं किसी चीज के बारे में बताओ, तो आपकी 4 चीजें आनी चाहिए। उसका पॉलिटिकल क्या वैल्यू है, उसका इकोनॉमिकल क्या वैल्यू है, उसका ज्योग्राफिकल क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सोशल क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और वो ओवरऑल इंडिया के लिए प्लस रहेगा या माइनस। आपको मैं कुछ भी पूछूं इसी एंगल में बात करना। चलो डेमो देता हूं, तुम बताओ इसका आंसर। बताओ तो, गाय पे निबंध बताओ, गाय पे 5 लाइन बताइए एज ए मेंस आंसर राइटिंग के लिए। बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको बहुत फनी लग रहा होगा, पर आपको बताना है। बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, बोला, बोल ली तो वेरी गुड। 4 पैर होते हैं इसमें, बताओ इसमें किस एंगल में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात। और बताइए, आप गाय के फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है। 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है, 2 सींग होता है, गाय दूध देती है, दूध सफेद होता है, दूध में प्रोटीन होता है, XYZ सब हो गया, ठीक है। पालतू जानवर है या घरेलू जानवर है? पहले ये पता है आपको, पालतू जानवर घरेलू जानवर अलग होता है? आप बताइए, पालतू जानवर घरेलू जानवर में अंतर क्या है? डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल। पालते हैं, घर के अंदर नहीं रखते। कुत्ता को तो घर के अंदर रखते, पालतू जानवर बोलते इसको। और वो घरेलू, जिस जानवरों को पाला जाए और इकोनॉमिक में काम आ जाए, ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल। गाय डोमेस्टिक है, कुत्ता डोमेस्टिक नहीं है, पेट एनिमल। खाली उसको पालते हैं, उससे कोई आर्थिक लाभ की कोई उम्मीद नहीं है, या कोई गतिविधि, आर्थिक गतिविधियां नहीं होती, ठीक है। तो हाँ, नहीं होगा, और लोग बहुत नहीं करते हैं। जैसे कुत्ते को भी रखते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, उससे भी फायदा होता है, वो एक अलग है, पर सब नहीं करते। पर जो गाय रखता है वो दूध निकालेगा ही, अपने लिए निकाले तो अपने निकाले तो पैसा उसका बचा ना भाई, इकोनॉमिकली पर्पस उसका दूध का तो पैसा मिनिमाइज हुआ ना, वो है। तो आपको देखो, जैसे पॉलिटिकली देखा जाए कि आज के परिप्रेक्ष्य में गाय को एक पॉलिटिकल सिंबल की तरह मिसयूज या यूज किया जा रहा है। इकोनॉमिक देखा जाए, गाय को अगर हम लोग रखते हैं तो एक रोजगार या रोजगार के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। गाय को दूध को भी बेचकर, और खास बात में गाय के गोबर या उसके मूत्र को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सेल कर सकते हैं। आजकल तो अमेजन पे गोईठा भी बिकता है, 10-10 का पैकेट 50-50 रुपया में, क्योंकि जो मुंबई फ्लैट में रहता है गोबर कभी देखा नहीं है, और उसको हवन कराना तो ऑनलाइन ही मंगाएगा। अपने दीवारों पे तो गोबर पैकेगा नहीं, हमें लगता है गोबर है, पर उसको अगर आप टेक्निकली देखो तो आप अमेजन पे भी बेच सको, इकोनॉमिकली हो गया, ठीक है। ज्योग्राफिकली हर जगह गाय नहीं पाई जा सकती, तो ज्योग्राफी के हिसाब से बिहार में अगर कृषि ज्यादा है तो कृषि के जो उत्पाद का जो वेस्ट है वो भी ज्यादा है, तो हमें गाय को पालने के लिए अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं। घास है और घर का उत्पाद है, तो लागत हमारी कम होगी, तो हम उसको पाल सकते हैं, तो वहां पे ज्योग्राफिकली कम आएगा। सोशली देखा जाए तो गाय को एक सोशल सिंबल माना जाता है, जिससे गाय को पूजा पाठ या धार्मिक चीजों में इस्तेमाल
करते हैं लोग, और एक सोसाइटी के लिए गाय बहुत बढ़िया मानी जाती है। आप इस सिंगल, तो जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप जो बता रहे हो वो 10वीं 12वीं में या 1-2 क्लास के बच्चा लिखेगा, हमें वो नहीं लिखना है। हमें इसलिए पूछा था बिकॉज हमें सोच ये रखनी है। कल मैं पूछूं कास्ट सेंसस पे लिखिए, तो आपको पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा कैसे फायदा कैसे नुकसान, फिर इकोनॉमिकली सोचना पड़ेगा। बताओ इकोनॉमिकली कैसे फायदा होगा कास्ट सर्वे, बताइए, आप बताइए तो। ठीक है, वेरी गुड। पुराने डेटा मान लीजिए आपको याद नहीं तो पुराने डेटा पे देते थे आरक्षण, ठीक है। ठीक है। ठीक, वेरी गुड, ये भी है। अब मान लीजिए कोई सब्सिडी की स्कीम है, तो पुराना डेटा में सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, पर नया डेटा में लोग बढ़ गए तो कुछ लोगों को तो मिलेगा नहीं, तो सरकार की नीतियां भी ढंग से काम नहीं करेंगी। तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली। और फिर ज्योग्राफिकली देखेंगे कि बिहार का जो ज्योग्राफी है उसमें इसी एरिया में ज्यादा लोग क्यों हैं जिनका कास्ट लो है, और लो है तो उस एरिया में डेवलपमेंट इतना पुअर कैसे है, तो हम बात करेंगे इसका ज्योग्राफी का। और कास्ट सर्वे में हम देख लेंगे कि सोशल स्टेटस क्या है, जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग रखे हैं कास्ट सर्वे में, जिनको लोअर कास्ट माना जा रहा है, मान लीजिए उसका उसका आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है, सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है तो भी, इसका मतलब हम लोग किसी बात कर रहे हैं, सोशल का। अब यहाँ बिहार का क्वेश्चन तो बिहार के प्रोस्पेक्ट में लिखेंगे, तो कास्ट सर्वे बिहार के लिए कैसे फायदे, बिहार के लिए कैसे, एज ए मेंस अगर आपको पढ़ना है तो आपको यही थॉट रखनी है सर, चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊं यही थॉट रखना है, इसमें कोई पर्सनल एजेंडा आने देना नहीं है। और क्या थॉट आ सकता है, तो हाँ, इंटरनेशनली इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जब मैं इंडिया का कोई टॉपिक लूंगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा नेशनल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ध्यान सुनिएगा, नेशनल लेवल पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी कोई टॉपिक नेशनल लेवल पर, तो उस नेशनल टॉपिक का इंटरनेशनल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थॉट इधर से ही आना चाहिए, कोई पर्सनल थॉट नहीं, कोई जातिवाद का थॉट नहीं, कोई धर्म थॉट नहीं, और कोई ये नहीं बिहार इंडिया ऐसा कुछ नहीं। रीजन, लैंग्वेज, धर्म, कास्ट, ग्रीड, कलर, ये आंसर में आने मायने में नहीं आना चाहिए। क्लियर कट है, ये सिलेबस है। कोई क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ लाइफ आया था, अब वो अच्छा लाइफ है, अच्छा इसमें कहाँ गया, ये मिट जा रहा है क्या, आ रहा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आता है बहुत सारा, जैसे इसमें जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसी तरह से इसमें वाईफाई आएगा, लाईफाई आएगा, लाईफाई और वाईफाई। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई मतलब लाइट फिडिलिटी। लाइट फिडिलिटी मतलब होगा कि संचार लाइट के थ्रू किए जाएंगे, और वाईफाई फिडिलिटी का मतलब वायरलेस, मतलब किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वाईफाई और लाईफाई हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक, बढ़िया। और हाँ, लाईफाई मतलब लाइट फिडिलिटी, और वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब कनेक्शन कैसा ही होता है एक तरह से, मान के चलो दूसरी भाषा में, तो हमें कनेक्शन साधना है तो हमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़े, तो ये होगा। और हमें कनेक्शन साधना है पर आवश्यकता लाइट की पड़े, हमें वहां किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे उस केस में, तो उसको बोलते लाइट फिडिलिटी, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि बल्ब वुल्ब से कैसे भी काम किया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी, ठीक। और कोई, हाँ, इसमें 70 बीपीएससी में एक स्टेम आया था, स्टेम टेक्नोलॉजी नहीं है, स्कीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो गवर्नमेंट साइंस के लिए क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रही है, इंजीनियरिंग के लिए क्या कर रही है, और मैथ के लिए क्या कर रही है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि हाँ भाई इन चारों के लिए बिहार ने क्या रिक्रूटमेंट किए थे, नाम किस कॉन्टेक्स्ट में बताओ, किस ठीक है, वो स्कीम में देख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पढ़ना है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको तो हम लोग यूज करेंगे एज ए स्ट्रीम, पर ये सेपरेट पूछ दिया गया था। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में एक स्टेम थेरेपी होता है, स्टेम सेल थेरेपी। एक बच्चे ने कॉल किया था मेंस लिखने के बाद, उसको मैंने ये पढ़ाया था स्टेम सेल थेरेपी। हम सभी लोग स्टेम सेल से ही बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 टाइप का होता है, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट, सारी चीजें होती है, ठीक है। अब ये स्टेम लिखा हुआ आ गया,
और वो इतने जल्दी में, तो उसने बहुत ज्यादा समय कम बचता है, लास्ट में समय कम बचता है, तो स्टेम आया तो उसने पूरा स्टेम सेल लिख के वापस आ गया। बोला सर स्टेम स्टेम देखे हम पूरा पढ़ नहीं पाए, क्वेश्चन बहुत टाइम कम था, हम स्टेम सेल थेरेपी आपने बताया था थ्योरी लिख दी है, और उसके टाइप्स ऑफ लिख के फायदे नुकसान स्टेम सेल थेरेपी से इलाज होता है, मार्केसिंग का इलाज होता है, सब लिख ला के आ गया। बाद में पता चला कि ये कैपिटल में स्टेम लिखा हुआ था, कैपिटल मतलब इसके अलग अलग क्या है मीनिंग्स है। तो गलतियां हुई हैं कुछ लोगों से, है ना, आपको ये गलतियां नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर सभी को? डन है? और कोई टॉपिक पूछिए। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे हम लोग कल से पूरा रेगुलर पढ़ेंगे, पर अभी कल से क्या पढ़ेंगे, अभी माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। ये जब पढ़ाऊंगा बायोटिक तो बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेल का लेता है स्पर्म, फीमेल का लगता है एग, दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित करते हैं। निषेचित करके जो सबसे पहले बनता है फर्टिलाइज एग, पहला दिन का। फिर 3 दिन के बाद बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण बनता है, वो सिंगल सेल का होता है। और जब सिंगल सेल विकसित करता है तो सेल का होता है डिवीजन, तो सेल के डिवीजन से सिंगल सेल बनते हैं 50-100 सेल, तो बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जब 100 सेलों का बन जाता है कोशिकाओं का, तो ऊपर एक परत आ जाती है। क्या आ जाती है? परत। और अंदर जो 100 सेल हैं वही धीरे धीरे विकसित करके बच्चे के रूप में आ जाते हैं। इसलिए जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे ऊपर एक लेयर होती है, और उस लेयर के अंदर हम पानी के अंदर होते हैं। तो जब भी कोई बच्चा पैदा हो देखना उसका स्किन पूरा सादा रहेगा, क्योंकि वो पानी में डूबा रहता है, वो एक फ्लूइड में रहते हैं। तो जब हम बच्चे के रूप में आए होंगे तो हमारे आंख बना होगा, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ बॉडी बने होंगे, ऑर्गन बने होंगे। पर हम चालू कहाँ से हुए थे? एक सिंगल सेल एम्ब्रियो से। तो एक सिंगल सेल ने बने शरीर का सारा सेल का निर्माण किया, एक पूरे बॉडी का निर्माण किया। उस सिंगल सेल को क्या बोलेंगे? स्टेम सेल। तो आप भी स्टेम सेल के प्रोडक्ट हैं, हम भी स्टेम सेल के प्रोडक्ट हैं। अब वो स्टेम सेल के बाद खून बना, तो खून और आपका स्किन दोनों सेम सेल है क्या? नहीं। हड्डी, बाल नहीं है। आपका हार्ट और लंग्स बने होंगे वो अलग सेम सेल के बने होंगे, अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग होंगे। तो जब एम्ब्रियो से विकसित होके हम अलग अलग रंग में बदले तो स्टेम सेल डिवाइड हुआ, और हर स्टेम सेल अलग अलग स्टेम सेल में बदला। कुछ ऐसा स्टेम सेल जो कुछ ऑर्गन को बनाया, कुछ ऐसा स्टेम सेल जो आपके स्किन को बनाया। आपका पता है, आप जब गिरते हो तो चोट उठ लगता है, स्किन छिल जाता है। स्किन कैसे आ जाता है? आता है ना वापस जी, रीजनरेट होता है। तो कोई ऐसा स्टेम सेल होगा ना जो अपनी कोशिकाओं को क्या करता होगा? रीजनरेट। वो भी एक क्या है? स्टेम सेल है। स्टेम ये आया था, स्कीम आया था, इसमें लिखना था कि भैया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो क्यों है? बताइए। आज दुनिया में भारत के पास लेबर ज्यादा है या स्किल्ड लेबर ज्यादा है? अब भारत को भी चाहिए क्या? स्किल्ड लेबर में कम से कम उसको क्या आना चाहिए? साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, इंजीनियरिंग हो, या मैथमेटिकल बंदा हो। ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमें एक स्किल्ड लेबर, भारत को विकसित करना है तो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, तो हमें स्किल्ड लेबर तब मिलेंगे जब हम इन चारों को बढ़ावा देंगे। इसीलिए तो ये स्कीम नहीं आई थी कि किसको बढ़ावा दे। ज्यादा साइंस के कॉलेज खोलो, ज्यादा टेक्निकली इनोवेशन की बातें करो, स्टार्टअप चालू करो, फंड दो सबको। पैसा नहीं तो वो सोच नहीं पाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढ़ाई गई, साइंस कॉलेज की सीटें बढ़ाई गई, मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई, मेडिकल के आईआईटी और एम्स के कॉलेजेस ज्यादा खोले गए हैं। वो संख्या अगर आप लिख दिए होंगे ना आंसर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर का स्टैंडर्ड बहुत क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। हमें इसमें यह लिखना था कि सरकार ने क्या किया है जो स्टेम को बढ़ावा मिले। यहाँ स्टेम 4 चीजों को दिखाता है, साइंस को, नहीं ब्लंड, देखो देखो कॉमन सेंस की बात तो है, उसको भी क्या नहीं पता था? उसको भी पता था। पर सवाल है ना कि वहां बैठना और यहाँ बैठने में बहुत अंतर है सर। मुझे 10 स्कीम आती है इसके लिए, अगर मैं उसको एग्जाम में बैठ के लिखूं ना, मैं 10 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन का दिमाग चल रहा है कि जल्दी खत्म हो, अगले में क्या लिखना है, अरे 2 मिनट, अगला भी लिखना है, अगला लिखना है। तो मैं 2-4 चीजें क्या करूंगा? लेट इट गो, जाने दो, जरूरी नहीं है, छूट जाएगा तो जीरो, कुछ तो लिखे उसमें। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है मेंस के लिए। अगर मेंस का पेपर लाके मैं दूं
और कॉपी उपी दूं, बैठ के लिखो, पढ़ के तैयारी कर रखो, तुम सब लिख दोगे। ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम क्या है इसमें? कितने क्वेश्चन लिखने हैं? ये 20 क्वेश्चन हम पूरे दिन भर बैठ के लिख सकते हैं, पर दिन भर का तो पेपर कितने घंटे का है? और इसमें मुझे क्या लिखना है? सबसे बेस्ट आंसर। तो आप कितना जानते हो, कितना होशियार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप इस दिन क्या करके आते हो और इस दिन कैसा आंसर लिख के आते हो ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, आपको इसमें सबसे बेस्ट आंसर लिखना है, इसके बेस्ट आंसर नहीं लिखने हैं, इसके इस समय में बेस्ट आंसर लिखना है और आपको स्कोर करना है। तो इतना इजी नहीं होता। हाँ हमें, अरे वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे मेरी मेरी वाइफ ने पेपर दिया, ठीक है, वेरी अच्छी बात है, उन्होंने पेपर दिया, 70 का मेंस उन्होंने दे रखा है, और आपका 71 में उनके 85 नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल में। तो उनसे गलत क्या हुआ? वो गांधी प्रिंसिपल का एक पेपर आया था, 71 के पेपर में गांधी प्रिंसिपल का पेपर आया था। वो किसको नहीं पता, पंचायत और कॉटेज और ये सब। तो उसमें लिखा था नॉट इनमें से कौन सा नहीं है। उन्होंने नहीं पढ़ा, गलत करके आ गए। और जब गलत करके आया और किसी को मैं पूछूं कि यार इसका आंसर बता, अरे ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। अरे बच्चा तो क्या, उनको भी पता था, पर उस समय जो प्रेशर होता है एग्जाम में, वो क्या नहीं पढ़ पाए। तो सर आपको क्या आता है मैटर नहीं करता, इस समय क्या आता है, इस समय आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। इस समय आप हड़बड़ा रहे हैं, काम एंड कूल है, शांति से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आंसर लिख रहे हैं सब। इसलिए और इसी को हम लोग, आपकी भाषा में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लक। यार बैड लक हो गया, वो नोट नहीं पढ़ पाए। बैड लक लक का नाम दे देते हैं बेसिकली, वहां तो 3 घंटे का खेल है। ठीक है, आपका इंटरव्यू कॉल कब आएगा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हमेशा जो मैं काम बोल रहा हूँ अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इंटरव्यू कॉल से कोई नहीं रोकेगा। कोई 3 स्टेप को मैं इसको 3 स्टेप बोलता हूँ। ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। पढ़िए, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट एट एनी हाउ। 900 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन छूटना पहला केस। नंबर 2, लिखना है। अच्छा बताओ, ब्लैंक कॉपी पे नंबर बताओ, जल्दी बताओ। 0, और मिलता जुलता कुछ भी लिख दे नंबर, सब नहीं, सबसे खराब नंबर बताओ। मैथमेटिक्स में 0 पड़ा 1 पड़ा? आप इसी, ये माइंड सेट का खेल होता है। आपको तो मैं 1 बोला, आपको 3 भी दे सकता है, पर ब्लैंक पे तो लिख के तो पेपर नहीं देगा ना जी, तो क्यों छोड़े हम। और 1 नंबर से तो मेरा मेरिट रह जाता, कभी कभी 1 नंबर से रैंक रह जाएगा, 1 नंबर से पोस्ट रह सकता है। मान लीजिए 570 आया आपको, 569 नंबर आपके आए, 570 से डीएसपी मिल रहा था, एसडीएम मिल रहा था, आपको नहीं मिल पाया, ब्लॉक अधिकारी बन के रह गए। रीजन 1 नंबर आता तो मेरा पोस्ट आ जाता। तो सिलेक्शन भी मैटर करेगा, जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना तो आपको पोस्ट का दुख होगा। यार सिलेक्शन तो अभी जैसे नौकरी लग जाए, बच्चे का ख्वाहिश कैसे बढ़ता है, नौकरी लग जाए, नौकरी लेके अरे यार गन्ना अधिकारी बना दिया, बने भी तो गन्ना अधिकारी, उसमें क्या नौकरी है, कुछ नहीं है। ब्लॉक डिपार्टमेंट कम से कम मिलता है, अगली बार ब्लॉक मिला, अरे यार डीएसपी का पोस्ट अच्छा था। तो आपकी ख्वाहिश है, अभी पीटी नहीं निकल रहा, तो आपको लग रहा है पीटी निकल जाए। तो जब आपकी पीटी निकलेगा तो इंसान की ख्वाहिशें हमेशा ऐसे नहीं होती है, बढ़ती है। मेंस भी निकल जाए, इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू जब आएगा रिजल्ट ना, यार सिलेक्शन होगा, सब बधाई तो देगा, मन ही मन में क्या करोगे, यार मेरा दोस्त एसडीएम बन गया। हम, आप कभी रुकोगे नहीं, आप हमेशा आपकी चीजें क्या होंगी। तो आपके लिए 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। स्टेप नंबर 1, ठीक। नंबर 2, डीआई में इतना ही आए, कम आए, कम आए तो इससे कम नहीं। सर कैसे आएगा, तो पढ़, कर मेहनत, किसने रोक रखा है। कोई डीआई बनाता है तो उसमें तेरा हाथ कोई रोक लेता है? नहीं, तुम नहीं बनाते हो, तुम अपने हिसाब से नहीं बनाते।
आपको लगता है कि मुझे आता ही है तो मुझे तो बन ही जाएगा, बन तो सबसे जाएगा पर ई नहीं ना आएगा भाई, मुझे ये लाना है। हम रोज बनाएंगे, आधा घंटा निकालेंगे आज से ही। जब मेरा मन न करेगा पढ़ने का, हम क्या बना लेंगे, DI। नंबर 3, फ्लो चार्ट, डेटा, डायग्राम, पॉइंट वाइज क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट वाइज, और सारे बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन हो क्या यूज करें, और एक और करके आओ। अगर तीनों काम कर देते हो और इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो फिर मुझे बताओ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज तुमने अटेम्प्ट तो किया, इसमें लिखा क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, तुमको टाई पहनने और फीमेल हो तो आपको सूट या साड़ी पहनने का मौका जरूर मिलेगा। मेरे 3 काम करके दिखा दो बस, ये 3 काम करने के लिए पीटी निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। इंट्रो ठीक है, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल से पढ़ेंगे। कल से हम लोग एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनर्जी चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में एक्सप्लेन करूंगा, जो पॉइंट मुझे लगेगा लिखवाना है एक्स्ट्रा में लिखवाऊंगा भी, ठीक है। जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक बैठे बैठे आप लोग क्या हो जाओगे, बोल। हाँ ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीडीएफ से पढ़ना और पीडीएफ का लैंग्वेज बहुत वो होता है, आप एक्सप्लेन करेंगे। हाँ ठीक, कोई इशू नहीं। अगर आप पीडीएफ ओपन करके इसको लिखवाना चाहते हो तो मैं बोल दूंगा, तुम लोग बैठ के लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। हाँ क्या बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखवा दूंगे आपको। हाँ 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 ठीक। अच्छा वो जो टाइम दूंगा उसमें लिखने का, हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा चीज आप लिखिए। नहीं देखिए, हाँ अब वो नोट डाउन जो करना है वो मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से करो तो ज्यादा बेटर है। जो पीडीएफ आपको मिला है, ठीक है, वो पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लीजिए, बात समझिएगा। प्रिंट सामने रहेगा। अब मैंने इसको पढ़ाया, इतनी पीडीएफ पे तो लिखी हुई चीजें हैं, पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा ना, इसी तरह आप उसी पेज पर वैसे लिख लीजिए, उसी पेज पर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी पेज पर आप भी उसी समय लिख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट, तो आपका कंप्लीट पीडीएफ क्या हो जाएगा। तो जो मैं पीडीएफ दूंगा आपको, आप उसको हाथ से लिख लो। अच्छा एक, ठीक है ठीक है, आपको मैं समझ रहा हूँ। मैं बताऊँ, अगर मैंने ये पीडीएफ ऐसा लिखवाया है, जो मैं आपको दूंगा वही पीडीएफ यहाँ ओपन होगा, क्योंकि मैच करेगा तो पढ़ना आसान होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं इसको छोड़ूंगा तुम इसको लिखोगे, यही ना। तो जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको कॉपी में लिख के ही आ जाओ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जितना टाइम दीजिएगा हम आपको क्लैरिटी उतना ज्यादा दे के जाएंगे, और आपको अगर ज्यादा टाइम लिखने के लिए चाहिए तो मेरे लिए चेयर बहुत इजी रहेगा, ओपन कर दूंगा, तुम लिखोगे, मैं बैठ के फोन अपना देख लूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल पीडीएफ प्रिंट करा के लाओ। कल का जो क्लास है मेरे हिसाब से चलो, मेरी बात सुनो, कल का क्लास मेरे हिसाब से, और कल तुम्हें लगे कि एक काम नहीं कर रहा फिर तुम्हारे हिसाब से। डन। एक क्लास में तो क्लियरिटी हो जाएगा ना कि जो सर बोल रहे वो ऑन गोइंग ठीक है, और हम बोल रहे इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी के लिए। अब जब लिखने में मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कितने घंटे बताया, 2 घंटे की क्लास, कितनी क्लास 25। अगर आप लिखोगे पीडीएफ ओपन करके तो 45 क्लास जाएगा, 2 घंटे की 90 आवर्स। आप डिसाइड कर लो, सेकेंड वाला ऑप्शन में मेरे पेमेंट ज्यादा है। ठीक है कोई बात नहीं, कल का क्लास तो करें, कल का देख लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। एक क्लास से आपको भी फील हो जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी कोई टाइमिंग है तो पूछो, बहुत सारी चीजें पीटी उटी का भी पूछ सकते हो, अभी हमारे पास काफी टाइम है। कोई भी सवाल पूछिए, जैसे आपको लगता है कि हाँ ये भी पता होना चाहिए। कोई भी मतलब फंडामेंटल चीजें भी पूछ सकते हैं, आंसर राइटिंग का भी पूछ सकते हो, बाकी चीजें भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कोई क्वेश्चन का ही डाउट हो।
और भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये बताओ, चलो पीटी तो इस बार दिया नहीं बैठा, अभी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी, मुझे स्ट्रेटेजी बताइए। आप लोग अभी कैसे डील कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि 72 भी देना तो है ही, उसमें कोई गलती ना रह जाए, और अभी आपने जो दिया उसमें जो गलतियां आपने की उसके लिए सुधार के लिए आपने क्या किया। अच्छा मैथ में डिफ्रेंशिएशन समझ में आता है, डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बताओ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है समय के साथ चेंज। तो 71 का पेपर देते समय, पीटी देते समय तुम्हारे एक स्ट्रेटेजी थी, वर्क नहीं की। 72 में अगर आप कांस्टेंट रह गए, समय के साथ आपने अपनी पढ़ाई को बदला नहीं, तो अगेन रिजल्ट 0। डिफरेंशिएशन का सबसे अच्छा मेथड ये होता है सीखने का, वो बोलता है समय बदल रहा है आप भी बदलिए। तो आपको क्या लगता है इस बार पीटी में कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा धोखा दिया, करंट अफेयर के अलावा? करंट अफेयर तो है ही एक धोखेबाज आदमी। बायोलॉजी से थोड़ा सा 12th का ज्यादा आया, 11 12th वाला पोर्शन बन जाता। ठीक है, एक ये बायोलॉजी और करंट अफेयर। किसमें स्कोर आपके ज्यादा, एनालिसिस किया आपने, अपनी अपनी कॉपी का एनालिसिस किया कि मैंने जो बनाया उसमें स्कोर सबसे ज्यादा कहां से पाया है? हिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब सही है, ठीक है बढ़िया। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सही गया, हिस्ट्री सही गया, पॉलिटी एवरेज गया, और मैथ आपका ठीक गया। अब बिहार स्पेशल में क्या स्कोर रहा आप लोगों? ठीक था। हम्म हम्म हम्म। तो आपको एक आइडिया लगा ना भाई, ये सारे सब्जेक्ट मेरे क्या है। अब इसी में कोशिश कीजिए कि इसमें एक्यूरेसी 95 क्रॉस करने का, मतलब बनाए तो सही ही बने, ये अप्रोच रखना है। और जो वीक पोर्शन है, जो कमजोर पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगानी है। आंसर राइटिंग रोज कीजिए सर, मेरे सब्जेक्ट का नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का। आर्टिकल उर्टिकल रोज पढ़िए, ठीक है। उसके बाद डीआई बने तो डीआई बनाइए, नहीं तो मैथ बनाइए। कहाँ से करने हो, जैसे मैं, जैसे अब यहाँ का मुझे आइडिया नहीं, मैं तो फर्स्ट डे आ रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन देखो, आंसर राइटिंग में 3 सवाल आते हैं, 3 सबसे बड़ी सवाल होते हैं एक बच्चे का। सर क्या लिखें, नंबर 1, नंबर 2 कैसे लिखें, और नंबर 3 लिखने के बाद उसको कैसे सही करें। तो क्या लिखें कोई बताए तो, कैसे लिखें तो बताए तो, और लिखने के बाद उसको चेक करेगा तब ना बताएगा कि सही लिखे हो या गलत लिखे हो। अगर तीनों कॉन्सेप्ट कहीं से भी आपका पूरा कोई कर रहा है, आप वहां पे कीजिए, वेट ना करो भाई। और एक और बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। अभी कितने नंबर का मैंने मेंस बताया था? 900 नंबर का, ठीक है। आपको मैं चीजें बताता हूँ, जैसे कुछ चीजों का आंसर लिखने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री। दुनिया भर के मार्केट में आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, सब में आंसर लिखे हैं, और हिस्ट्री के सवाल बदलते नहीं है, उसमें करंट अफेयर जुड़ता नहीं है, तो इसका आंसर कभी चेंज नहीं होता। एक ये पार्ट कर लिए, कितने नंबर का हिस्ट्री आएगा? आप क्या प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, डीआई, ध्यान सुनते चलना मेरे को, डीआई, ठीक है। पॉलिटी आपका फेवरेट ही है, तो पॉलिटी दोनों तरफ से पढ़ो। आज गवर्नर पढ़ लिए तो गवर्नर पढ़ भी लिए, तो गवर्नर का मेंस का भी क्या कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपको बेहतर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। साइंस टेक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे अच्छी बात है कि साइंस टेक का साथ ही साथ में मेंस के सवाल क्या कर लीजिए, और मैं आता ही हूँ, कभी कभी चेक भी कर दूंगा, थोड़ा जोड़ा जाए। 114 114 228 228, और यहाँ हो गया 144, 228 144, 2 6 और 1 7, ठीक। और 3 सेक्शन ऐसे का है, कोई एक सेक्शन को पकड़ ही लो, कहावत, लोकोक्तियां,
या महिला का टॉपिक इतना अच्छे से तैयार कर लो कि कोई ना कोई महिला पे सवाल एसी का आएगा। हाउ मच? अगर ये तैयार तुम इस एग्जाम से पहले कर लेते हो और जिस दिन तुम्हारा ये पेपर देने के बाद तुम्हें लग जाए कि नंबर ठीक ठाक आ रहा है, पीछे निकल रहा है, तो तुम कोई यहां से चालू करेगा और तुम चालू करोगे 473 से। 473 से 900 नंबर जाना है, आधा आधी तो मामला पहले से आपने क्या कर रखा है, फिक्स। जिसका एक बार मेंस निकलता है उसको दोबारा भी मेंस निकलता है। रीजन, पहले वाला मेंस का सारा नोट्स, खुद से लिखा हुआ नोट्स, खुद से पढ़ा हुआ नोट्स, उसमें खाली क्या जोड़ना है, करंट अफेयर। और जो जिसका पहली बार मेंस होगा उसको नोट्स लिखना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, नोट्स समझना पड़ेगा, आंसर राइटिंग लिखनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। आप इतना कर रहे हो और वो तो क्या कर रहा है, रिवीजन। आप बीट कर दोगे, चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बीट कैसे किया जाए, तो हम पहले ही से अगर तैयार कर ले तो उसके बराबर मेंस के टाइम पे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। सजेशन है, पीटी के साथ साथ जरूर मेंस पढ़िए, पीटी के साथ साथ जरूर मेंस पढ़िए। और मैं आता हूं, जितना दिन आऊंगा आप मेरे से कॉपी चेक करा लीजिए, इसलिए मेरा सब्जेक्ट का तो कीजिए, साइंस एंड टेक का। क्लियर कट है, समझ में आ रहा है क्लास? और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है ना कि ऊपर ऊपर चला गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी रिलेटेड सवाल। करंट अफेयर में दो ही बातें ध्यान रखिएगा, कुछ भी पढ़िए आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा सवाल को। हाँ, पीआईबी, तो पीआईबी के मैगजीन्स आते हैं, पीआईबी लीजिए। बढ़िया। पीआईबी का तो, पीआईबी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब करेक्ट डेटा, फ्री का रहता है, पीडीएफ आता है। मैंने आपको पीडीएफ जो दिया उसमें पीआईबी का पहले एनर्जी का पूरा चैप्टर दे रखा है, आपको पीडीएफ मिला वो? हाँ हाँ, वो अलग से, वो सब मेंस में काम आता है। डिफेंस है जैसे, देखो हाँ, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही। आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, दिसंबर का मंथ आएगा ना, दिसंबर मंथ जैसे निकल चुका है, दिसंबर का मंथ, दिसंबर मंथ में मिनिस्ट्री वाइज रिव्यू आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री साल भर क्या की, पीआईबी आएगा, तो उसको अगर पढ़ लोगे ना तो तुमको साल भर डिफेंस में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कौन सी स्कीम आई, क्या नया क्या पुराना, सब आएगा। एनर्जी डिपार्टमेंट का लगाएगा, एग्रीकल्चर का लगाएगा, एमएसएमई का लगाएगा, महिला डिपार्टमेंट का लगाएगा, दूरसंचार विभाग का लगाएगा, सबका आता है। और पीआईबी बहुत बहुत ही ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिए, न्यूज़पेपर से कनेक्ट डेटा कनेक्ट करके निकालिए, ठीक है। और जो भी स्कीम आ जाना, स्कीम उसको बहुत ढंग से पढ़ना, नेशनल लेवल का स्कीम हो या स्टेट लेवल का स्कीम, ठीक है। और कभी भी करंट अफेयर, सजेशन है, कभी भी करंट अफेयर याद ना कीजिएगा, रोज पढ़िएगा छोड़ दीजिएगा, पढ़िए छोड़ दीजिए, पढ़िए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा सर, इसे जिस दिन एग्जाम में सवाल गिरेंगे और आंख के सामने वो वर्ड आएगा जब कभी तुमने पढ़ रखा है 4-5 बार, क्लिक कर जाएगा। ऐसे ही दिमाग काम करता है और दूसरा कोई मेथड नहीं। तो आपको रोज रीडिंग करनी है, रोज चीजें लिखनी है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से जब लिखना चालू करेंगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे ये जो मैगजीन आपको मिल जाएगी, इसमें एनर्जी चैप्टर का देखो 11 साल हो गए, मैंने पूरा पहले डेटा दे रखा है कि आपको जब आंसर राइटिंग लिखना पड़े, ठीक है, तो आप ये ना पूछे इससे कोयले से कितना बिजली बना, एलपीजी का कितना कनेक्शन है, यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। और ये देखो ये पूरा पीआईबी का ही है, इसमें पहले ही लिख दिया कि बिहार के स्थापित जो क्षमता 476 गीगावाट। तो इसमें जो डेटा है वो पूरे एनर्जी चैप्टर का आंसर लिखने में क्या करना है, यूज करना है। और ये डेटा अगले साल क्या हो जाएगा, चेंज। तो बस ध्यान रखना कि सर ने बोला था चेंज होगा, तो हमको थोड़ा अपना नोट्स में डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, और कुछ इसमें खास नहीं है। क्लियर है? हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, बताने का तो बहुत सारी चीजें हैं समझे। जैसे
लिख क्यों नहीं रहे इस पे? अलग अलग बोर्ड का अलग अलग। ये इसका हिंदी वर्जन है, इसमें इसमें चलो थोड़ा सा हमको व्हाइट पेज चाहिए था और कुछ नहीं। देखिए, हाँ ठीक। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए। हम्म हम्म ठीक। देखिए, अगर हम एक छोटा क्वेश्चन का फॉर्मेट लेते हैं, छोटा क्वेश्चन में कितने पेज मिलते हैं, आइडिया है आपको? कितने पेज? 2 पेज। 2 पेज में यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन खत्म। आपको इतने पेज में आंसर लिख देना, आपको ढाई तीसरा पेज नहीं मिलेगा। तीसरा पेज में दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाता है, आप वहां चाह के भी नहीं लिख सकते, और यहाँ लिखने की कोशिश ना कीजिएगा। ये जो कॉलम मिलता है ना, इस कॉलम में आप नहीं लिख सकते, इस डब्बे में लिखना है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब एक डेटा को कैसे लिखा जाए, तो मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सुनो और अपने से बताओ कि कौन सा सही लिखना होगा। बिहार में गरीबी 25% है, एक अंदाजे से बता रहा हूं मैं कि कैसे यूज करना है। बिहार में गरीबी 25%, गरीबी पे सवाल आया, आपने ये डेटा लिख दिया कि बिहार में गरीबी 25% है। अगला मैं बोलता हूं कैसे लिखने की। नीति आयोग की गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में 25% गरीबी है। डेटा दोनों 25% सही है। तुम बताओ मेंस के आंसर कॉपी में कौन ज्यादा नंबर दिलाएगा? सेकंड वाला। क्यों दिलाएगा बताओ, इसका लॉजिक बताओ। कोई संस्था जिम्मेवारी ले रही है कि डेटा सही है, और आपका जो पहला डेटा है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, आप अपने मन से लिखे हो। तो हम जिम्मेवारी लेके क्यों फंसे जब हमको नंबर नहीं दे? अगर आपको लेटेस्ट डेटा नहीं पता, पुराना डेटा पता है, किसने उसको जारी किया है और समय पता है, तो सब लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। 2025 का पेपर लिख रहे हैं और हमने डेटा लिखा 2023 का, पर ये देश का डेटा सही है और इसकी जिम्मेवारी जिसने ली उसका नाम भी लिखा है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। पर जब हम 23 का याद कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि 25 का। पर अगर ना याद रहा, हाँ तब वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो होता है ऐसा होता है। तो मेंस में कल जाएगा, पर पीटी में 25 का ही पूछे तो 25 से काम चलना है, वो तो क्लियर कट है। नंबर 2, इन केस डेटा ये था, ये डेटा था और आपको आइडिया नहीं आ रहा है, आपको याद है कि 50 से ज्यादा था और एक्यूरेट डेटा नहीं था, तो आप ये मेथड ले सकते हैं। नंबर देगा कि नहीं पता नहीं, नंबर नहीं काट सकता, लगभग 50%। ये भी मेथड बहुत काम आता है मेंस में, क्योंकि हर एक पॉइंट पॉइंट याद आपको तो रहेगा ही। तो मैं बता रहा हूँ जब मैं पढ़ाऊंगा, जब कॉपी चेक करने, जब कॉपी चेक कराओगे, बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ में बताऊंगा। और ये बहुतों को नहीं पता था, वो बच्चा मेंस का एक आंसर लिख नहीं पाता है, बोलता है कि मेंस सब होगा तभी लिखेंगे। क्योंकि जब वो लिखने बैठता होगा ये सब सवाल आते होंगे मन में, इसको कैसे लिखे उसको कैसे लिखे, उसको कोई बताने वाला नहीं, तो उसकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। डन है? ठीक। बताओ, अब जब मैं साइंस का क्वेश्चन तुम लिखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजों में डेफिनेशन आएगा। जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में पढ़ाऊं मैं तुम्हें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो रिएक्टर होता है जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट होती है। कोई कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है। अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, कभी कभी आ जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। परमाणु अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो होते हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है? ये वाला। तो हमें एग्जाम में अगर परिभाषा लिखना है, डेटा लिखना है, कोशिश करना है अपने को हम किसे आगे लाएं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रहा है तो हम किसको आगे लाएं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो उसमें पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके फायदे नुकसान बताइए, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, क्या है, तो तुम इसके परिभाषा लिखोगे,
तो तुम लिखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए साइंस जिसमें ऐसे 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 होता है, कोई खराब चीज नहीं है। पर उसके जो फादर है, एआई के जो फादर है, उनका नाम ले लिया, नाम लेने के बाद इनके अनुसार एआई ये है, आधा नंबर बढ़ गया। और यही कला जानता है ये व्यक्ति, और ये कला नहीं जानता जो मेंस दे रहा है। और यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है सर। कला सीखे, लिख देखो मैं इसको अपनी क्लास में से कोई पूछता है सर कैसे लिखा जाए, तो तुम्हारे घर में अगर मैं खाने के लिए आऊं या तुम मेरे घर पे खाने के आओ और दिन का समय है, तो एक ट्रेडिशनल खाना जो बनता है दाल भात चोखा और ये सब बना, भुंजिया उंजिया अचार उचार बना, तो मैंने तुमसे बोला कि चलो खाना लगा दो हम खाएंगे, तो तुम बोला सर बैठी खाना, तो तुमने पहले दाल डाला, उसके ऊपर चोखा डाला, चोखा के ऊपर पापड़ डाला, पापड़ के ऊपर अचार, अचार के ऊपर आलू का भुंजिया, ऊपर से भात डाल दिया, थाली में परोस के दे दिया, सब चीज उसी में है, खाने में बनेगा। पर तुम उसको सजा सजा के कटोरी में अच्छे से डिजाइन करके, तो खाना अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा दिखे तो पेट प्रसन्न बाद में हो, पहले मन प्रसन्न हो जाए। सेम केस है, पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे सवाल से प्रभावित तो होऊंगा, पर मैं देखूं तो क्या हो जाऊं, इंप्रेस, क्या खूबसूरत राइटिंग है, क्या बच्चे ने फॉर्मेटिंग से लिखा है। तो अच्छा आंसर नहीं लिखना, अच्छा दिखे, अच्छा कंटेंट हो, कंटेंट का डेटा सही हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको ना सर ये 7 नंबर में जो ये मिलता है ना बच्चों को, ये ऐसे नहीं मिल जाता, नहीं तो आपको यही मिलेगा 3, 2.5, 3, ये भी नंबर है और ये तो टॉपर का नंबर है। ये कहाँ गया सर, 1-1.5 नंबर मेरा कट कहाँ रहा है, इसलिए कि तुम खाना तो खिला रहे हो पर परोस के ढंग से नहीं दे रहे हो। क्लियर कट। बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं, बहुत सारी चीजें, जितना मुझे आता है जब तक मेरी क्लास रहेगी मैं आपको साइंस टेक पढ़ा दूंगा, और जितनी मुझे नॉलेज है मेंस का, जितनी बार मैंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, आपको मैं पूरी मदद करूंगा कि आप मेरी सारी चीजों को कॉपी कर लें। इसके लिए आपको खुद से पर्सनल अनुभव लेने की आवश्यकता ना पड़े, समय बर्बाद ना करें, जितना मुझे आता है आप, हाँ ये है कि ईमानदारी से पीटी मेंस पढ़िए, समय निकल जाएगा, समय बहुत फास्ट है। 25 आते आते पता चलेगा 25 का आखिरी मोड़ पे, ठीक है। अब नहीं हुआ ना तो थोड़ा बुरा तो लगता है, इसमें नो डाउट, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, नहीं होता तो बुरा लगता है, पर वो है कि आपको अगली बार ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। कल करें क्लास, अब आज इतना ही, कल पक्का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, प्रिंट आप करवा लीजिएगा, लेके आइएगा। कल मेरे हिसाब से पढ़िए, नहीं पढ़िए तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलो ओके।